तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 111 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था, जुंजी के हाथ में एक लेटर लग जाता है। वो लेटर आंजू डायनेस्टी वालों को भेजा जा रहा होता है, जहाँ पर उन्हें इनवाइट किया जा रहा होता है ताकि वो वेंजियन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजे। तो भी वहाँ पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट के टेस्ट को पास करेगा, उसे डायरेक्ट डिसाइपल बना दिया जाएगा वेंजियन सेक्टर का। ये लेटर उन लोगों के लिए होता है, लेकिन हमारा जुंजी रास्ते में उन डिसाइपल्स के पास उस लेटर को छीन लेता है और उन सभी को डराकर वहाँ से भगा देता है। हमारा जुंजी कहता है तो बदला लेने का वक्त आ चुका है, चलो फिर चलते हैं वेंजियन सेक्टर में। यहाँ से वापस आने के बाद ये सभी लोग क्लाउड रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाकी के सारे एल्डर्स भी मौजूद होते हैं। तो हमारा जुंजी उन लोगों से कहता है, जुंजी उन सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम सभी से कहने वाला हूँ, क्योंकि मैं वेंजियन सेक्टर में जा रहा हूँ। वेंजियन सेक्टर का रिक्रूटिंग लेटर इस वक्त मेरे हाथ में है। लेटर को यूज करते हुए वेंजियन सेक्टर में चला जाऊंगा। कल सुबह ही यहाँ से निकलने वाला हूँ समर डायनेस्टी के लिए। तो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम्हें वेंजियन सेक्टर में क्यों जाना है? तुम्हें पता है ना कि वो लोग तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन है। अगर उन्होंने तुम्हें वहाँ पर जिंदा देख लिया तो वो तुम्हें जरूर मार डालेंगे। जुंजी उनसे कहता है, ये मेरे लिए एक बहुत ही रेयर चांस है और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी रीजन है वहाँ पर जाने की, इसी वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मास्टर रिवर हुआ उसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि इस वक्त हमारी क्लाउड डायनेस्टी कितनी बुरे हालात से गुजर रही है और हमें इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इन भी उसे कहती है, हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, अभी तो तुम्हारी कंडीशंस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए लगता है कि तुम्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए। कहता है, मेरे फादर क्लाउड डायनेस्टी के इंचार्ज रहेंगे, यहाँ पर जो कुछ भी होना है, जो भी रिकंस्ट्रक्शन होनी है, उस सबके इंचार्ज मेरे फादर रहेंगे। मिस्किन यहाँ पर जितना भी क्लाउड बिजनेस है उस सबको संभालेंगी। मैं चाहता हूँ कि मिस्किन बाकी की सारी मार्शल फैमिलीज के साथ मिलकर बिजनेस को संभालें और बाकी की सारी मार्शल फैमिलीज मिस्किन की हेल्प करें बिजनेस को संभालने में। उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। फादर उसे कहते हैं, लड़के क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करना चाहते हो? मैं पीछे से सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन क्या तुम वेंजियन सेक्टर में जाकर अपने आप को बचा पाओगे? कहता है, फादर वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी रीजन है और मैं वो रीजन आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता। मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ दो रीजन बता सकता हूँ। पहली रीजन ये कि मैं वहाँ पर जाकर अपनी माँ के बारे में पता करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर मुझे मेरी माँ के बारे में पता चल सकता है। तो मुझे वेंजियन सेक्टर के जो मास्टर का बेटा है जेसन, उसकी रिंग के अंदर से एक शैडो स्टोन मिला था और आपको पता है कि ये स्टोन्स कितने ज्यादा खास होते हैं, हर किसी को ऐसे ही नहीं दिए जाते। मुझे लगता है कि ये वाला ट्रेजर एंशियंट स्टार सेक्टर वालों ने इनको दिया होगा। अगर मुझे वहाँ पर जाकर इस बारे में पता चल जाता है तो मुझे एंशियंट स्टार सेक्टर के बारे में पता चलेगा, जहाँ पर मैं अपनी मदर को जाकर ढूंढ सकता हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि वेंजियन सेक्टर के लोग एंशियंट स्टार सेक्टर वालों के साथ मिले हुए हैं। उसके डैड उसे कहते हैं, लेकिन बेटे तुम्हारी माँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, उसे जाकर तो मुझे ढूंढना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जुंजी उसे कहता है, डैड आपको ये कहने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको अपने पर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ और वो मेरी मॉम है और मुझे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास वहाँ पर दूसरी वजह ये भी है कि मैं वहाँ पर ल्यूजियांग को बचाने के लिए जाने वाला हूँ। को तो पता है कि मेरी वाइफ ल्यूजियांग, मैं उसको बचाऊंगा। डैड को भी इस बारे में नहीं पता था कि इसकी शादी हो चुकी है। तब उन्हें बताता है कि उसका नाम शुई ल्यूजियांग है, तो वो हैरान होकर कहते हैं, क्या उसका नाम शुई ल्यूजियांग है? वो शुई चोंगजियान की बेटी है। हमारा जुंजी से कहता है, हाँ डैड वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड की ही बेटी है। उसके डैड उसे कहते हैं, मैं इस बारे में कैसे भूल गया, अब तक तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थे। मुझे बताओ कि तुम्हारी वाइफ इस वक्त कहाँ पर है? जुंजी उनसे कहता है कि मेरी वाइफ के पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी थी, उसके पास आइस कोल्ड वेन्स थी, जिसकी वजह से 9 स्टार फ्रोस्ट पैलेस वाले उसे उठाकर ले गए हैं। वो लड़कियां उसे उठाकर ले गई हैं ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर से आइस फ्रोस्ट टर्मिनल वेन्स को यूज कर सकें। मुझे इस वक्त अपनी वाइफ की करंट सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो इस वक्त किस हाल में होगी। तो जुंजी उनसे कहता है, तो मेरे वहाँ पर समर डायनेस्टी में जाने की एक वजह ये भी है क्योंकि हालांकि 9 स्टार फ्रोस्ट पैलेस वाले अभी भी किसी के साथ इतने क्लोज रिलेशनशिप में नहीं रहते, लेकिन इन लोगों के साथ इनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है वेंजियन सेक्टर वालों के साथ। लगता है कि वहाँ पर वेंजियन सेक्टर में जाकर मुझे कोई रास्ता मिल सकता है कि मैं फ्रोस्ट पैलेस में जाकर अपनी वाइफ ल्यूजियांग को बचा सकता हूँ। ऐसे मुझे मौका मिलेगा, जब वक्त आ जाएगा तब मैं इन दोनों बड़ी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं 9 फ्रोस्ट पैलेस और इसके साथ साथ वेंजियन सेक्टर दोनों को ही बर्बाद कर दूंगा। इस तरह मैं अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। डैड उसे कहते हैं, अब जबकि तुमने अपना माइंड बना ही लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर ना तो रोक सकता हूँ ना ही तुम रुकने वाले हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर कहता हूँ कि तुम जाओ। मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें पीछे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लाउड डायनेस्टी को मैं खुद ही संभाल लूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन के ऊपर फोकस करना होगा। तो हमारा जुंजी उनसे कहता तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। जुंजी अपने व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठ कर निकल पड़ता है। जुंजी कहता है, तो मुझे वो सब कुछ वापस लेना है जो कि वो सभी लोग मुझसे लेकर गए हैं। जुंजी उसके पास एक नक्शा होता है, उस नक्शे को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ आता है। जुंजी कहता है, ये सामने जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स को पार करने के बाद जीजियन माउंटेन आएगी। इसी माउंटेन के फुट पर एंशिएंट टाउन है, वहीं पर वेंजियन पवेलियन है, मुझे वहीं पर पहुंचना है। वो व्हाइट टाइगर से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, और वो बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो वहीं पर रास्ते में उसे काफी सारे धमाकों की आवाज आती है, जंगल के अंदर धमाके हो रहे होते हैं। जुंजी वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकता है और कहता है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। उस धमाकों के अंदर से कुछ डिसाइपल्स बाहर की तरफ निकलते हैं। वो जल्दी से वहाँ जुंजी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, ब्रदर प्लीज हमारी हेल्प करो। तो पीछे कुछ लोग लगे होते हैं जो कि अपने बीस्ट के ऊपर बैठे होते हैं और उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये सभी किसी एक अलग सेक्टर के लोग हैं।
इनके पीछे जो लगे होते हैं वो दूसरे सेक्टर के लोग होते हैं। सभी लड़कों में से एक लड़का जो कि अपने आप को प्रिंस मानता है क्योंकि वो यहाँ के मेयर का यंग मास्टर है, उसका बेटा है। इसी वजह से वो जुंजी को अपने बारे में बताता है। उसे कहता है ब्रदर मैं यहाँ के किंग सॉन्ग का बेटा हूँ, यहाँ पर मेरी हेल्प करो ताकि हम इन सभी गुंडों को यहाँ पर हरा सके। ये चोर है जो कि हमसे लूटने के लिए आए हैं। जुंजी उसे कहता है मेरे पास कोई भी वजह नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँ। उसे कहता है ब्रदर क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मदद से हम सिर्फ इनको हरा सकते हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो ये लोग हमें हरा देंगे, मगर हमारी मदद करोगे तो हम बदले में तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मदद कर दो। उसी वक्त वो सारे के सारी वहाँ पर उनके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ से इनको घेर लेते हैं। सारे बैंडिट्स का जो कैप्टन होता है वो हमारे जुंजी से कहता है तो यहाँ पर एक और आ गया, क्या तुम इन सभी लोगों में शामिल हो? जुंजी उनसे कहता है नहीं मेरा इन सभी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर कर जा रहा था। उनका चिल्लाकर उसे कहता है हमें यहाँ पर मरने के लिए कैसे छोड़कर जा सकते हो? क्या तुम अभी भी एक इंसान हो? क्या तुम्हारा दिल मर चुका है? तो बैंडिट का बॉस हंसना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर किसी आम इंसान को इस बीच में खींचना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ से गुजरने वाला ऐसी तुम्हारी मदद कर देगा? कोई भी यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कोई भी होगा जो तुम्हारी मदद करना चाहता होगा कि तुम्हारे किंग का जो ग्रुप है वो भी हम जैसे बैंडिट्स की तरह ही है। तुम भी दूसरे लोगों को लूटते हो और हम अगर आज तुम्हें लूटने के लिए आए हैं तो तुम्हें यहाँ पर मदद की जरूरत पड़ गई है। बैंडिट्स का बॉस कहता है आज तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा, मैं तुम सभी को यहाँ पर मारने वाला हूँ। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है तो वो लड़का बहुत सा घबरा जाता है और कहता है अब तो हम में से यहाँ पर कोई भी भाग नहीं पाएगा, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। ऐसी वो एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त उसकी गर्दन कट जाती है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं जो कि उस बैंडिट बॉस के साथी होते हैं। जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन काटता है जबकि वो लड़का भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा फास्ट है। ये सभी लोग हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा जुंजी फ्लैश में एक ही स्पीड यानी कि फ्लैश की स्पीड से की गर्दनें काट देता है। वो उन सभी को मार देता है और वो सभी लोग वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। मास्टर कहता है यहाँ पर एक स्पेशल केमिकल है जिसको लिंक सॉन्ग कहते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर ब्रीथ करेंगे तो हमारी बॉडी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है जिसकी वजह से हमारी स्पीड रिड्यूस होती है, लेकिन इस बंदे के ऊपर लिंक सॉन्ग का जरा भी असर नहीं हो रहा तो यहाँ पर फुल स्पीड के साथ इसके ऊपर अटैक कर रहा है। जुंजी उसे कहता है उसने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट को रिलीज किया था जिसके साथ तुम लोग हिट हुए थे और तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, वो तुम्हें पकड़कर तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन जब तुम लोग यहाँ पर मेरे पास पहुंचे तुम लोगों ने मुझसे मदद मांगी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर सॉफ्ट स्पिरिट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुमने क्यों नहीं बताया कि उसने अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज किया हुआ है जिसकी वजह से हमारी पावर्स यहाँ पर रिड्यूस होती हैं और हमारा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। बात सुनते ही वो लड़का और भी घबरा जाता और कहता अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ। यहाँ पर इस लड़के को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था ताकि ये उन लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर रोका रखे और हम सभी लोग यहाँ से भाग जाएं। लेकिन ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, इसने सभी को एक झटके में मार दिया है। अगर इसको पता चल गया कि मैं इसे यूज कर रहा था तो ये तो मुझे भी यहाँ पर मार डालेगा। मुझे यहाँ पर इसको कुछ और ही कहना होगा। वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया था। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर हमारी मदद कर दी है। आज ये बात वाकई में सच है कि ये सभी लोग यहाँ पर सॉफ्ट स्पिरिट्स को यूज करते हैं यहाँ के सनलैंड वॉरियर्स को मारने के लिए। इन स्पिरिट्स को यूज करते हुए इन लोगों ने बहुत सारे वॉरियर्स की जान भी ली है। आजकल तो यहाँ पर अच्छे लोग ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर अच्छे लोगों के ज्यादा हमें यहाँ पर दुश्मन मिलते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मैं यहाँ के बहुत ही फेमस पेविलियन का यंग मास्टर हूँ। यहाँ पर किसी भी एल्डर से मेरे बारे में पूछ सकते हो, उन्हें मेरा नाम बताना और तुम मुझे ढूंढ सकते हो। यहाँ पर हमें अपना नाम भी बता सकते हो ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर सके अपने पैलेस में, हमारे पैलेस में आना। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद इग्नोर करते हुए अपने व्हाइट टाइगर को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और वो सभी लोग वहाँ पर बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं। जुंजी के जाने के बाद वो यंग मास्टर कहता है उसने मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और सोच रहा था शुक्र है वो यहाँ से चला गया। दूसरा साथी आगे बढ़ता है और उसे कहता है बॉस वो बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसकी स्ट्रेंथ तो आउट ऑफ चार्म थी, लगता है कि वो किसी सेलेस्टियल ग्रुप का एक मेंबर होगा। मास्टर उनसे कहता है लेकिन मेरे मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। तो क्या तुमने देखा नहीं कि उसकी टेक्निक्स के अंदर कितने सारे गैप्स थे, ठीक तरह से अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था। लगता है कि उसे मेरी तरह और भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सीन हमें एंशिएंट स्वॉर्ड सिटी का दिखाया जाता है। हमारा जुंजी एंशिएंट स्वॉर्ड सिटी में पहुंचा है, यहीं पर वेंजियन सेक्टर वालों का बसेरा है। जुंजी कहता है तो ये पूरे का पूरा इंटायर एंशिएंट स्वॉर्ड सिटी तलवारबाजों की स्पीड के साथ भरा हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर वही लोग रहते हैं जिनके पास स्वॉर्ड स्पिरिट्स हैं। यहाँ पर एंटर होते ही मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। जुंजी कहता है यहाँ पर जो स्पिरिट स्वॉर्ड एनर्जी है वो तो काफी ज्यादा अजीब लग रही है, लगता है कि वो यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही। ये वाली सारी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे लगता है कि किसी एंशिएंट स्वॉर्ड मास्टर ने यहाँ पर लेजेंडरी मास्टर ने इसको छोड़ा है, अभी तक यहीं पर मौजूद है। इसी तरह चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। चलते हुए सीधा वो एक बार की तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर रास्ते में दिखाते हैं बड़ा सा लाइन दिखाते हैं जिसके ऊपर एक बड़ा सा बंदा बैठा होता है। वो चिल्ला चिल्ला कर उन सभी से कह रहा होता है मेरे रास्ते से दूर हटो, मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ, कोई भी यहाँ पर मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकता है और उनसे कहता है मैंने तो सुना था कि यहाँ पर सभी लोगों के पास स्वॉर्ड स्पिरिट है, लोग यहाँ पर फाइटर्स हैं, लेकिन कोई भी मुझसे फाइट नहीं कर रहा है कि लार्ज एंशिएंट सिटी कोई भी नहीं, बिल्कुल बेकार है, डरपोकों का सिटी है। सब लोग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आगे बढ़कर उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। और इस तरह वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक निकले, अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो चलो भी ठीक है, मैं जाकर किसी और को ढूंढता हूँ, जाकर उससे फाइट करता हूँ। तो ये सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं ताकि ये लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट को देकर
मिलकर सेक्टर का हिस्सा बन सके। हर साल यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो जुनजी भी यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट टेस्ट को देगा। इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 112 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनजी टेस्ट वाली जगह के पर पहुंच चुका है। वो वेंजियन सेक्टर के अड्डे पर पहुंच गया है। यहाँ पर काफी सारे बच्चे इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि काफी साल बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर, जैसे कि वो लाइन के ऊपर बैठा हुआ वो बड़ा सा बंदा, किसी भी एंगल से एक यंग स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो हमारा जुनजी लिफ्ट के अंदर चला जाता है और सोच रहा होता है। तो यहाँ पर हर साल ही रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं। तब भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट की बारी आती है तो काफी सारे स्टूडेंट्स हर जगह के ऊपर से यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार टैलेंट्स कुछ ज्यादा ही हैं। तरफ से बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर इस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। वो बंदा जो कि लाइन के ऊपर बैठा हुआ था, उसकी ब्रेथ तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। ये बंदा, इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। तो पिछले साल ये यहाँ पर टेस्ट देने के लिए क्यों नहीं आया? इससे पिछले साल क्यों नहीं आया? फिर ये अचानक इस साल क्यों आया है? लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बार कुछ ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसी वजह से ये बंदा और बाकी के सभी लोग यहाँ पर इस बार के टेस्ट को देने के लिए आ रहे हैं। हमारा जुनजी अपनी लिफ्ट के जरिए से ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद उसके सामने एक बड़ा सा पवेलियन होता है। जुनजी कहता है कि इस बार के ट्रायल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मुझे इससे पहले किसी स्टोर के ऊपर जाना होगा ताकि मैं यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। मुझे पता चल सके कि इस बार यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल है। यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हिस्सा लेने के लिए आ चुके हैं। एक स्टोर में जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। वो उसे कहती है तो वेलकम, यहाँ पर आओ। जुनजी उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है मुझे एक आइस टी चाहिए। जुनजी उसे कहता है अब जब मैं यहाँ पर ट्रायल टेस्ट देने के लिए आया तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे कि मुझे लगता है कि पिछले साल से भी ज्यादा लोग थे। ये इतने सारे लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए क्यों आए हैं? क्या इस साल कुछ ज्यादा खास बात है? वो अपने पास एक क्रिस्टल निकालकर उसके सामने करता और कहता है तुम्हें जो भी पता है सब कुछ मुझे बता दो। लड़की उसके पास से उस क्रिस्टल को ले लेती है और उसे कहती है लड़की क्या तुम यहाँ पर इस गरीब लड़की का मजाक उड़ाना चाहते हो उसे क्रिस्टल देकर? बात तो यहाँ पर सभी को पता है कि हर साल यहाँ पर वेंजियन सेक्टर के लोग अपने लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट रखते हैं और आसपास के जितनी भी डायनेस्टीज हैं वहाँ से बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ पर आते हैं और इस टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। तुम्हें इस बारे में नहीं पता? जुनजी उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस सारी बात को एक्सप्लेन करो कि इस बार यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा क्यों आए हैं। वो लड़की उसे कहती है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि हर साल यहाँ पर ट्रायल्स होते हैं, लेकिन हर साल इतना ज्यादा रश नहीं होता। अगर ये कोई यूजुअल होता यानी कि हर साल की तरह होने वाला होता और भी यहाँ पर ज्यादा रश नहीं होता, तो जो ट्रायल है वो पिछले के सारे ट्रायल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। जुनजी अपने पास एक और क्रिस्टल निकालता है और उसके सामने करते हुए कहता है तो मुझे ये बताओ कि इस बार का जो कंपटीशन है वो डिफरेंट कैसे होने वाला है। लड़की उसे कहती है ये सब कुछ आज से कई हजार साल पहले शुरू हुआ था। आज से कई हजार साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही रेयर एंशिएंट स्वर्ड पैदा हुई थी। तलवार इतनी ज्यादा पावरफुल थी और इसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकली थी। वो लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने माउंटेन के ऊपर के टॉप को ही काट दिया था। इसकी वजह से माउंटेन्स के बीच में एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन गया और उस गहरे गड्ढे को इस वक्त हम लोग वॉशिंग पूल कहते हैं। तब से वेंजियन सेक्टर वालों ने स्वर्ड पूल के ऊपर कब्जा किया और इसे कंट्रोल कर रहे हैं। लोग इसी वॉशिंग पूल को ट्रायल के लिए यूज करते हैं। हर डायनेस्टी से यंग टैलेंट के लोग यहाँ पर आते हैं और आकर इस वॉशिंग पूल वाले ट्रायल में हिस्सा लेते हैं। तो भी कभी इस टेस्ट को पास कर लेगा उसे डायरेक्टली वेंजियन सेक्टर का डिसाइपल बना लिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक और खास बताती हूँ, उस वॉशिंग पूल के अंदर वैसे तो ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है क्योंकि हर साल वहाँ पर ट्रायल्स होते हैं, लेकिन हर 100 साल के बाद वहाँ पर से एक स्पेशल एनर्जी वेव निकलती है। वो एनर्जी वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके साथ से काफी सारी एनर्जी निकलती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 साल के बाद ही होता है। देखिए पानी की एक बहुत बड़ी वेव होती है, इसी तरह तुम उस एनर्जी वेव को भी देख सकते हो। वो पूरे के पूरे सिटी को कवर करती है। जुनजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसी वजह से जब मैं यहाँ पर पहली बार एंटर हुआ था उसी वक्त मुझे बहुत ही मिस्टीरियस सी एनर्जी महसूस हुई थी। तो अब मुझे समझ आ रही है कि वो मिस्टीरियस एनर्जी क्या थी। सारी की सारी मिस्टीरियस की एनर्जी उस लेजेंडरी एंशिएंट की एनर्जी की है जो कि 100 साल के बाद एक वेव रिलीज होती है। जुनजी अपने पास एक और क्रिस्टल निकालता है और उसके सामने रखते हुए कहता है तो मुझे ये बताओ कि वो एनर्जी वेव जो वहाँ से निकलती है उसका इस ट्रायल के साथ क्या लेना देना है? वेंजियन सेक्टर को इससे क्या फायदा होगा? तो वो लड़की उसे कहती है वहाँ से एनर्जी वेव 100 साल के बाद निकलती है तो वॉशिंग पूल के अंदर जो वाटर है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस वक्त जो भी उस पूल के अंदर होगा उसको काफी सारी स्वर्ड एनर्जी मिलेगी। वो सारी की सारी स्वर्ड एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी के साथ इम्प्रूव कर सकते हो। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ कि रियल का जो स्वर्ड वॉश पूल है वो तो वहाँ पर अंदर छुपा हुआ है, वो भी उसके डीपेस्ट पार्ट में, और तुम्हें एक सीक्रेट राम भी मिल सकती है। हमारा जुनजी से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये वाला ट्रायल सिर्फ और सिर्फ उसके डीपेस्ट पार्ट तक पहुँचने का एक जरिया है। इस ट्रायल के जरिए से किसी स्टूडेंट को वॉश पूल के सीक्रेट राम तक पहुँचाया जा सके। तो लड़की उसे कहती है हाँ वो वाला जो सीक्रेट एरिया वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और हर बार वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही एंटर हो सकते हैं। 10 लोगों से ज्यादा वहाँ पर नहीं जा सकते। तो सारे के सारे 10 लोग जो वहाँ पर अपनी सीक्रेट राम के टेस्ट को पास करने के बाद बाहर निकलते हैं उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है और उन सभी को यहाँ सेक्टर के जितने भी ऑफिशियल्स और एल्डर्स हैं वो उनको अपने लिए इनर डिसाइपल के तौर पर चूज कर लेते
हैं क्योंकि वो सारे के सारे टैलेंटेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स होते हैं जो कि इस मौके की तलाश में काफी सालों तक इंतजार करते रहते हैं और फिर जाकर उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर आकर इस टेस्ट को देने के लिए आते हैं ताकि वो आसानी के साथ इनर डिसाइपल बन सके। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद उस लाइन वाले बंदे के बारे में सोच रहा था और कहता है वो बंदा तो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने बहुत सालों तक इंतजार किया है ताकि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और उसके बाद 10 लोगों में जो कि सीक्रेट राउंड में जा सकते हैं उनमें वो भी काउंट हो जाए। लड़की माने जुंजी से कहती है लड़की क्या तुम भी यहाँ पर इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए आए हो? हमारा जुंजी उसे कहता हाँ क्यों नहीं, लगता है कि मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस बार तो यहाँ पर 100 साल के बाद वो एनर्जी वेव निकलने वाली है तो मैं भी वहाँ पर जाकर इस मौके से फायदा उठा सकता हूँ। उसे कहती है मैं एक और बात बताती हूँ, हर साल के मुकाबले में क्योंकि ये वाला स्पेशल मुकाबला होने वाला है इसी वजह से यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन तो वही रहेंगी लेकिन यहाँ पर फाइटिंग बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। हमारी सिस्टर होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस करूंगी कि तुम्हें इस बार के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वेंजियन सेक्टर का डिसाइपल बनना है तो फिर तुम अगले साल यहाँ पर आकर टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पर वो एनर्जी ऑब्जर्व करनी है तो फिर तुम्हें यहीं पर जाना चाहिए लेकिन तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन यहाँ पर वेंजियन सेक्टर में जो आसपास के टैलेंट्स आए हुए हैं उन सभी की कल्टीवेशन तुमसे भी ज्यादा अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाओगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से वापस चले जाओ, अगले साल यहाँ पर आना और आकर टेस्ट देकर वेंजियन सेक्टर का एक हिस्सा बन जाना। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है यहाँ पर आया था तब मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सामने इकट्ठे हुए देखा था, वहाँ पर वो लोग स्क्वायर के पास इकट्ठे हो रहे थे। ये बताओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर कोई बिजनेस हो रहा है? लड़की उसे कहती है नहीं, क्या तुम्हें इस बारे में भी जानना है? वहाँ पर एक स्वर्ड्स टैली है। जुंजी उसे कहता है स्वर्ड्स टैली का क्या मतलब है? तो वो उसे कहती है आज से तकरीबन 3 साल पहले जो प्रिंसेस थी डायनेस्टी की प्रिंसेस जिया किंग चैंग उसने यहाँ पर एक स्ट्रेंज स्वर्ड स्टैले लेकर आई थी, एक मॉन्यूमेंट जो कि एक पत्थर का बना हुआ स्वर्ड स्टैले था। हालांकि वो स्वर्ड स्टैले काफी ऑर्डिनरी सा लगता है लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। तो वहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल कर लो तुम उसको उसकी जगह के ऊपर से हिला नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारे पास जो वेंजियन सेक्टर के बहुत ही पावरफुल मास्टर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आकर इस स्वर्ड मॉन्यूमेंट को जरा भी नहीं हिला पाए। वो लोग भी अपनी एनर्जीज को यूज कर चुके हैं, उनमें से कोई भी इसको शेक नहीं कर पाया। उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है यहाँ पर वेंजियन सेक्टर में तो बहुत ही हाई स्वर्ड स्पिरिट वाले लोग रहते हैं जिनके पास पावरफुल स्वर्ड स्पिरिट्स हैं, तभी लोग भी उस मॉन्यूमेंट को हिला नहीं पाया। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है? आखिर इसका क्या मतलब है? जुंजी उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि वो मॉन्यूमेंट यहाँ पर सभी लोगों के लिए ओपन है, कोई भी उसके ऊपर अटैक करके उसको हिला सकता है। अगर किसी ने उसको हिला दिया तो वो डायरेक्टली वेंजियन सेक्टर का एक हिस्सा बन सकता है। वो लड़की उसे कहती है हाँ वो डायरेक्टली उनका डिसाइपल बन सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मजेदार बात बताती हूँ। 3 साल पहले जब प्रिंसेस ने वहाँ पर उस मैरिड मॉन्यूमेंट को रखा था, उस स्वर्ड स्टैले को, साथ ही उसने सभी लोगों को कहा था कि कोई भी यहाँ पर आकर इसको हिला सकता है, अपनी पावर्स को यूज करते हुए कोई भी इसको हिला सकता है। हमारी जो प्रिंसेस है जिया डायनेस्टी की, हमारी प्रिंसेस जिया किंग चैंग, वो बहुत ही खूबसूरत है और उसकी तलवारबाजी तो बाकी सभी से बहुत ज्यादा आला क्वालिटी की है, लेकिन वो एक ऐसी तलवारबाज है जो कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस से कुछ ज्यादा एडिक्टेड है। उसने पहली बार उस मॉन्यूमेंट के ऊपर अटैक किया तो उसी वक्त महसूस हो गया था कि ये वाला स्वर्ड स्टाइल काफी ज्यादा अजीब है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेगी और इसी के साथ उसने ऐलान किया कि कोई भी यहाँ पर आकर इस मॉन्यूमेंट के ऊपर अटैक करके इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करके उसे दे सकता है। इसी वजह से उसने सभी लोगों के सामने उस चौक के अंदर उस बड़ी सी तलवार को रख दिया ताकि कोई भी आकर उसको हिलाकर दिखाए। साथ साथ उसने यहाँ पर ये कसम भी खाई थी जो भी वहाँ पर आएगा और इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, स्वर्ड मॉन्यूमेंट को हिला देगा, इससे उसके साथ शादी कर लेगी और वो जिया डायनेस्टी का नया हेयर बन जाएगा। की वजह से आसपास की डायनेस्टी से बहुत सारे टैलेंटेड और यंग लड़के यहाँ पर आते हैं ताकि वो उस बड़ी सी स्वर्ड स्टाइल को हिलाकर इसके साथ शादी करके जिया डायनेस्टी के हेयर बन जाए। लड़की आगे बढ़ती है और जुंजी से कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर क्या इरादा है? तुम एक बहुत ही हैंडसम और यंग मैन हो, तुम यहाँ पर इसके बारे में भी ट्राई करना चाहते हो? क्या तुम जाकर उस स्वर्ड स्टाइल के ऊपर अटैक करोगे ताकि अगर तुम उसको हिला सको मैं वहाँ पर प्रिंसेस मिल सके? जुंजी अपनी ड्रिंक को खत्म करने के बाद वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ता है और कहता है चलो फिर ठीक है जाके ट्राई करके आते हैं। तो जुंजी वहाँ से बाहर निकलता है। जुंजी जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो सीधा उस चौक में पहुंच जाता है जहाँ पर वो स्वर्ड स्टाइल होता है। स्वर्ड स्टाइल के इर्द-गिर्द बहुत सारे यंग लड़के खड़े होते हैं, बहुत सारे तमाशबीन खड़े होते हैं जो कि यहाँ पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। स्वर्ड स्टाइल के सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कि अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, तलवार भी उसके हाथ से गिर जाती है और वो चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और बाकी के सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो दफा हो जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। जुंजी सभी लोगों के पीछे खड़ा होता है तो उसी वक्त वो दूसरे लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, वही लड़के जिनकी हमारे जुंजी ने रास्ते में मदद की थी। वो उसे कहते हैं जो ब्रदर तुम तो यहीं पर खड़े हो। जुंजी से कहता है लड़के मुझे लगता है कि तुम्हारा वहाँ पर एक चांस हो सकता है, क्यों ना तुम वहाँ पर जाकर ट्राई करके देखो, तुम इस स्वर्ड मॉन्यूमेंट के ऊपर अटैक करना चाहोगे? जुंजी उसकी बात सुनने के बाद फिर से उसे इग्नोर कर देता है जबकि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है ये लड़का मेरी तरफ इस तरह बार बार इग्नोर क्यों कर रहा है? मैं इससे बात करता हूँ मुझे इग्नोर कर देता है, यंग मास्टर हूँ, इसकी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की? फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इससे ज्यादा गुस्सा नहीं हो सकता क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इसके साथ ही मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्या पता फ्यूचर में मुझे मेरी काफी ज्यादा मदद कर सके। फिलहाल के लिए मैं इसके साथ अच्छे से बात करता हूँ। यंग मास्टर फिर से आगे बढ़ता हमारे जुंजी से कहता है
तुमने इस बारे में तो सुन ही रखा होगा कि जो भी स्वर्ड मॉन्यूमेंट को हिला देगा उस स्वर्ड मॉन्यूमेंट को हिलाने वाले बंदे के साथ प्रिंसेस शादी कर लेगी। प्रिंसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर तुम उससे शादी कर लो तो तुम जिया डायनेस्टी के हियर बन सकते हो। जुंजी कहता है मुझे इस सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मास्टर कहता है लगता है कि इसे प्रिंसेस में शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जहाँ पर इसे कुछ और बताते हैं। वो उसे कहता है मेरे पास एक और न्यूज भी है, सुना है कि यहाँ पर जो स्वर्ड मॉन्यूमेंट रखा हुआ है ये उस एंशिएंट स्वर्ड के साथ रिलेटेड है, इसी वजह से ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ये कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। मास्टर से कहता है बॉस मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, इसका उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 112 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी स्वर्ड मॉन्यूमेंट को अपनी तलवार के साथ हिला पाएगा और क्या वो प्रिंसेस के साथ शादी करेगा या नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग की एपिसोड 113 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि तो जुंजी उस स्वर्ड स्टाइले के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तो वो दूसरा लड़का जो कि यंग मास्टर होता है वो उसके पास आता है और उसे आकर बताता है तो भी स्वर्ड स्टाइले को तोड़ देगा, उसको तोड़ने पर प्रिंसेस उसके साथ शादी कर लेगी। तो जुंजी उसे कहता है मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो यंग मास्टर अपने टैक्टिक को चेंज करता है और कहता है मेरे पास एक और भी अच्छी खबर है, स्वर्ड स्टाइले को तोड़ने वाले को यहाँ पर इसकी मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा। मैंने सुना है कि उस लेजेंडरी स्वर्ड के साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, इसी वजह से इस स्वर्ड को यहाँ पर एक सीक्रेट स्वर्ड स्टाइले कहा जाता है। कोई भी इसको तोड़कर इसके अंदर से वो सीक्रेट्स ले सकता है। इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो। तो वो लड़का कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, लास्ट टाइम भी तुम मुझे अपना नाम बताए बिना ही वहाँ से चले गए थे, अब मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जुंजी उसे अपना नाम बताता है, वो कहता है मेरा नाम लूजुन है। ये बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैंने इस तरह का नाम पहले कभी भी नहीं सुना। और हमारा जुंजी जहाँ पर सोच रहा होता है पेंजियन सेक्टर के मास्टर ने मेरा नाम जुंजी यानी चू जुंजी वो तो यहाँ पर फैला दिया होगा, सभी को मेरे नाम के बारे में पता होगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपना नाम चेंज किया है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अपनी अपीयरेंस को भी चेंज करना पड़े, मुझे अपना बेस बदलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर सभी को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं वेंजियन सेक्टर से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यंग मास्टर जुंजी से कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी डायनेस्टी से यहाँ पर आए हो। जुंजी कहता है मैं किसी भी डायनेस्टी से यहाँ पर नहीं आया, मैं माउंटेन्स में अकेला ही रहा करता था और वहीं पर से अपने आप को कल्टीवेट करने के बाद अब यहाँ पर चला आया हूँ। सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मैंने इस ट्रायल में हिस्सा लेना है। तो यंग मास्टर की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो इसका मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ अकेला है और जो माउंटेन्स में रहने वाला लड़का है जो यहाँ पर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा है। सभी लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त वो शेर के ऊपर बैठा हुआ बड़ा वाला बंदा वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उनसे कहता है वाकई में इस बड़ी सी माउंटेन स्टाइले को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है कि इस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ना मुश्किल है तो फिर मुझे ट्राई करने दो, मैं इसको तोड़कर दिखाता हूँ। तो वहाँ पर जो पहले से लोग होते हैं वो सारे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं, जबकि उसी वक्त वो अपने बड़े से लाइन के ऊपर वहाँ पर एंट्री मारता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, सारे के सारे लड़के पीछे की तरफ गिर जाते हैं और काफी हैरान होते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो इस बंदे का नाम फैंग लाइन होता है, या फिर इसे यंग मास्टर फैंग भी कह सकते हैं। तो वो अपनी लाइन के ऊपर वहाँ पर आता है और उसका लाइन भी एक जबरदस्त रोड करता है। जुंजी कहता है तुझे क्यानवू डायनेस्टी का सबसे पहला टैलेंटेड इंसान है। हमारा जुंजी क्यानवू डायनेस्टी की प्रिंसेस से तो पहले से मिल चुका है जिसका नाम प्रिंसेस हान था। तो जुंजी कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये प्रिंसेस हान की डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आया है। वो अपने लाइन के ऊपर से नीचे उतरता है और चिल्लाकर कहता है प्रिंसेस जिया किंग चैंग तुम कहाँ पर हो, मैं पिछले कई अरसे से यहाँ पर इंतजार कर रहा था, फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुमसे शादी करने के लिए। ये सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उसी वक्त वहाँ पर एक और यंग मास्टर अपीयर होता है। उस यंग मास्टर का नाम बाइशो होता है। बाइशो से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस बड़े से मैजिक स्टाइले को तोड़ सकते हो, तो अगर तुम इस वर्ड स्टाइले को तोड़ सकते हो उसी के बाद इस तरह की बात करना कि तुम प्रिंसेस से शादी करने वाले हो। प्रिंसेस के साथ शादी करना ये एक बहुत ही बड़ा सपना है जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो तुम्हें यहाँ पर मेरे से निमटना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें जाकर इस मैरिज स्टाइले को तोड़ना होगा। अगर तुम दोनों शर्तों को पूरा करते हो उसी के बाद ही प्रिंसेस तुम्हें मिल सकती है। अभी लोग अब इन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं कि दोनों यंग मास्टर्स के दरमियान में यहाँ पर अब फाइट होने वाली है। ये दोनों यहाँ पर प्रिंसेस के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो जुंजी उसकी तरफ देखता है और यंग मास्टर से पूछता है मुझे ये बताओ कि ये लोग कौन है। इसके साथ वाले यंग मास्टर से कहता है क्या वाकई में तुम इस बंदे को नहीं जानते, इस बंदे का नाम बाइशो है। अब ये एक यंग लड़का था, तभी इसने बहुत सारे तलवारबाजों को हरा दिया था क्योंकि इसकी तलवारबाजी की टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है। इसके पास जो मास्टर स्पिरिट है वो एक स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट है और उसी के साथ ही वो अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है। तो बाइशो भी जल्दी से अपनी तलवार को निकाल लेता है और दूसरी तरफ से फैंग लाइन भी अपनी तलवार को निकालता है और उसे कहता है मैं भी यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि तुम्हारे पास स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट है, तुम अपनी स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट वाली वर्ड को यूज करते हुए यहाँ पर काफी सारी इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हो या फिर बहुत सारी टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारी ये वाली तलवार मेरी फैंग स्वॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है, मेरी फैंग स्वॉर्ड इससे ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी अपनी तलवारों को करते हैं, एक तरफ से स्नेक स्पिरिट होती है दूसरी तरफ से लाइन स्पिरिट होती है। यहीं पर प्रिंसेस भी पहुंच जाती है। प्रिंसेस उन लोगों से कहती है सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर इस वर्ड स्टाइल को इसलिए नहीं
कहा कि तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जाकर इस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दो। दोनों ही जल्दी से उसके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं प्रिंसेस प्लीज हमें माफ कर देना, हमारा यहाँ पर आने का ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि हम यहाँ पर आकर तुम्हें परेशान करें, इसलिए प्लीज हमारी इस मिस्टेक को यहाँ पर माफ कर देना। प्रिंसेस जिया यंग मास्टर बाइशो से कहती है तुम लोगों ने अभी तक यहाँ पर इस स्वर्ड स्टाइले को भी नहीं तोड़ा और उसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर आपस में ये बहस कर रहे हो कि प्रिंसेस की शादी किसके साथ होने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारा सभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं? तुम्हें जरा अपने आसपास भी देखना चाहिए। बाइशो से कहता है प्रिंसेस अगर यहाँ पर आपकी खातिर सभी लोग मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दे तो मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है तो आपके लिए मैं मजाक उड़वाने को भी तैयार हूँ। फैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुमने तो यहाँ पर हद ही पार कर दीजिए, तुम किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। वो आगे बढ़ता प्रिंसेस से कहता है मैं जाने वाला हूँ और जाकर उस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ने वाला हूँ। जब मैं उस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दूंगा उसके बाद तुम इस लाइन की वाइफ बनने वाली हो। फिर साथ ही वो जल्दी से अरीना में चला जाता है और अपनी तलवार को निकालता और कहता है इस वाले स्वर्ड स्टाइले को तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाएं हाथ के अटैक के साथ ही तोड़ सकता हूँ। अपनी बड़ी सी तलवार को उठाता है, अपने बाएं हाथ के साथ उस स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। लोगों को लगता है कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। वहाँ पर एनर्जी तो निकलती है लेकिन उसके साथ ही फैंग लाइन पीछे की तरफ गिर जाता है। फैंग लाइन अपने आप को संभाल रहा होता है। बाकी के सभी देखने वाले कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, वो तलवार तो बिल्कुल सही सलामत है। फैंग लाइन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये नहीं हो सकता। फिर से अपनी तलवार को उठाता है और वहाँ पर एक और जबरदस्त अटैक करता है। का अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन उस स्वर्ड स्टाइले के ऊपर जरा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ता। तो शुनजी भी ये देखने के बाद काफी हैरान हो रहा होता है। शुनजी कहता है ये स्वर्ड स्टाइले तो काफी ज्यादा हार्ड लगती है, जो इतनी ज्यादा पावर के साथ भी वो इसको तोड़ नहीं पा रहा। बाइशो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ब्रदर फैन लाइन मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी के सभी लोग अब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम तो अपने बाएं हाथ तो क्या तुम अपने दोनों हाथों के साथ भी इसको नहीं तोड़ सकते। फैंग लाइन भी गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है बाइशो तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाओ जाकर खुद ट्राई करके देखो, क्या पता तुम इसको तोड़ दो। उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। और वो भी जल्दी से वहाँ पर जाता है, जाकर स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अपनी तलवार को उठाता और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है, देखना मैं सिर्फ एक ही अटैक में इसको तोड़ दूंगा। और वो भी अपनी तलवार को घुमाते हुए जल्दी से स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अटैक करता है। वो जब स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर कुछ दरारें पड़ती हैं और वहाँ पर से काफी सारी एनर्जी निकलती है और साथ ही एक पत्थर भी टूटता हुआ दिखाई देता है। बाइशो जल्दी से अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में रखता है और वहाँ पर एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है देखा मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरह तलवार को तोड़ा जाता है, मैंने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दिया है। और बाकी सभी के सामने वो एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है, जबकि बाकी के सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सामने से जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है कि वो स्वर्ड स्टाइले बिल्कुल सही सलामत होता है, उसके ऊपर कोई भी क्रैक नहीं होता। लेकर बाइशो भी काफी हैरान होता है, जबकि प्रिंसेस काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही काफी ज्यादा बड़े एक्सपर्ट थे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़के थे, लेकिन फिर भी ये इस स्वर्ड स्टाइले को नहीं तोड़ पाए। यहाँ पर जो देखने वाले खड़े होते हैं वो सभी लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं अब जबकि ब्रदर बाइशो ये भी इसको नहीं तोड़ पाया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर आकर इसको तोड़ पाएगा, चलो यहाँ से चलते हैं। पता नहीं है कि प्रिंसेस की शादी कभी होने वाली है। और वो सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि बाइशो भी प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, मैं इस स्वर्ड स्टाइले को नहीं तोड़ पाया। प्रिंसेस कहती है लगता है क्या मुझे भी यहाँ से वापस चलना चाहिए, क्योंकि आज भी यहाँ पर ऐसा कोई भी एक्सपर्ट नहीं आने वाला, जैसे कि पिछले 3 साल से यहाँ पर कोई भी नहीं आया जो कि स्वर्ड स्टाइले को तोड़ सके। जैसी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ने लगती है, जुंजी कहता है मुझे नहीं पता कि मैं इसको तोड़ पाऊंगा या नहीं, पर मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करके देखनी चाहिए। और वो अरीना में चला जाता है। बाकी के सभी देखने वाले भागते हुए वापस आ जाते हैं और कहते हैं जरा देखो वहाँ पर एक नया मुर्गा आया है। जुंजी के साथ जो लड़का खड़ा था वो कहता है ये क्या, ये गाँव का लड़का वहाँ पर क्यों चला गया है? क्या लगता है कि ये बाइशो और फैंग लाइन इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ये वहाँ पर जाकर उस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ सकता है। इसे वहाँ पर जाकर कोशिश करने की क्या जरूरत है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके बाकी के साथी भी वहाँ से मुंह छुपाकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि इस लड़के की तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है और अगर लोगों ने इसके साथ हमें देख लिया तो हमारी भी इंसल्ट होगी। तो बाइशो यहाँ पर अब काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। वो जुंजी की तरफ देखता है और कहता है अब ये बंदर कहाँ से आ गया है, बीच में आकर कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? वैसे भी इसके पास तो इतनी कल्टीवेशन की पावर नहीं है, अगर ये यहाँ पर ट्राई भी करेगा तब भी ये जीतने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर लो कल्टीवेशन के साथ यहाँ पर कोशिश करने के लिए आया है और इसका एटीट्यूड देखकर तो लगता है ये कर सकता है। तो हमारे जुंजी से कहता है तुम्हारे लिए यहाँ पर कोशिश करना बिल्कुल बेकार है, तुम अगर 100 साल तक भी घर जाकर प्रैक्टिस करते रहो तब भी आकर इस स्वर्ड स्टाइले को नहीं तोड़ पाओगे, चलो जल्दी से अपने घर चले जाओ। जुंजी कहता है क्या मैंने तुमसे पूछा कि मुझे यहाँ पर कोशिश करने की जरूरत है या नहीं? प्रिंसेस भी आगे बढ़ती है और बाइशो से कहती है बाइशो ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने ये स्वर्ड स्टाइले को यहाँ पर ग्राउंड में इसीलिए लगाया हुआ कि कोई भी एक्सपर्ट यहाँ पर आकर इसको ट्राई कर सकता है, तुम इसको रोक नहीं सकते, इसे कोशिश करने दो। बाइशो प्रिंसेस की बात सुनने के बाद जुंजी से कहता है जबकि प्रिंसेस ने यहाँ पर कह दिया है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें कोशिश करने देता हूँ, जाओ जाकर कोशिश करके देख लो, वैसे भी तुम्हारा मजाक ही उड़ने वाला है। प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में बैठकर बात करते हैं, ये लड़का इसे कोशिश करने दो, वैसे भी ये कौन सा स्वर्ड स्टाइले को तोड़ लेगा। प्रिंसेस उसको इग्नोर करते हुए सीधी जुंजी के पास चली जाती है और उसे कहती है सर प्लीज यहाँ पर आए और आकर कोशिश करके देखें, क्या पता आपकी कोशिश के साथ ही स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा जा सके। जुंजी स्वर्ड स्टाइले के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उसके सामने खड़ा होता है उसी वक्त उसे वहाँ पर कुछ
महसूस होता है। वहाँ पर एक अदर राम दिखाई देती है जिसके अंदर एक बड़ी सी वेल मछली होती है और एक साथ एक बड़ा सा ड्रैगन होता है। जुंजी से देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ये तो एंशिएंट वाइल्ड मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये जाने यहाँ पर क्या कार्य है और इस स्वर्ड स्टाइले के साथ इन सभी का क्या ताल्लुक है। जब वो वहाँ पर खड़ा होता है उस दूसरी राम में, उसी वक्त आसमान के ऊपर से एक बड़ी सी तलवार आकर गिरती है और यही वो तलवार है जो अब इस वक्त स्वर्ड स्टाइले बन चुकी है और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ चुकी है। जुंजी के सामने आकर गिरती है तो इस तलवार के अंदर से काफी रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। रियल वर्ल्ड में इस तलवार के अंदर से रोशनी निकल रही होती है। सभी देखने वाले बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या ये इस तलवार को वाकई में तोड़ने वाला है। इसे कहता है अगर तुम इसको तोड़ने वाले हो तो जल्दी से तोड़ दो, हमारा टाइम मत वेस्ट करो। तो हमारा जुंजी अपनी दो उंगलियों को सामने की तरफ करता है, उनके ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए उस मैड स्टाइले के ऊपर अपनी उंगली रखता है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर अपनी उंगली रखता है तो उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स पड़ते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन साथ ही वो स्वर्ड स्टाइले वहाँ पर टूट जाता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली बाइशू और फैंग लाइन, वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लड़के ने सिर्फ और सिर्फ दो उंगलियों को यूज करते हुए स्वर्ड स्टाइले को तोड़ लिया, जबकि हम लोग यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए स्वर्ड स्टाइले को नहीं तोड़ पाए। और हमारी प्रिंसेस भी अब यहाँ पर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दिया, इसका मतलब यह क्या फाइनली मुझे यहाँ पर अपना दूल्हा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 113 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 114 के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी ने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दिया है, जिसको तोड़ने पर प्रिंसेस को उसका दूल्हा मिलने वाला है, क्योंकि आज तक पिछले 3 साल से कोई भी स्वर्ड स्टाइले को नहीं तोड़ पाया। प्रिंसेस ने यहाँ पर कसम उठाई थी कि जो भी स्वर्ड स्टाइले को तोड़ेगा उसी के साथ ही प्रिंसेस शादी करेगी। ये स्वर्ड स्टाइले को तोड़ने के बाद जब वहाँ पर खड़ा होता है तो उसी वक्त बाइशू आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है लड़के तुमने यहाँ पर क्या किया है। जुंजी कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, तुमने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा है कि मैंने अपनी पावर्स को यूज करते हुए स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा है। बाइशू कहता है बकवास बंद करो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा कम है। मैंने यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैं उसको नहीं तोड़ पाया। ताकि वेंजियन सेक्टर के बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स और एल्डर्स भी यहाँ पर आकर स्वर्ड स्टाइले को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। तुमने यहाँ पर किसी न किसी ट्रिक को यूज किया है ताकि तुम इसको तोड़ सको। चलो मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने क्या किया। जुंजी कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों जवाब दूंगा कि ये तो एक ओपन चैलेंज था, कोई भी यहाँ पर आकर इसको तोड़ सकता था। बाकी के सभी लोग भी बाइशू का साथ देते हुए वहाँ पर जुंजी से कह रहे होते हैं। वो लोग उसे कहते हैं बाइशू ने बिल्कुल ठीक कहा, इस लड़के की कल्टीवेशन कम है। वो जुंजी से कह रहे हो तुम्हारी कल्टीवेशन कम है, फिर तुमने यहाँ पर कौन सी चीटिंग की है जिससे तुमने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दिया है। हमें ये भी बताओ कि तुम कौन सी डायनेस्टी से यहाँ पर आए हो। आखिर ऐसी कौन सी पावरफुल डायनेस्टी है जहाँ पर इतना पावरफुल स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर आकर स्वर्ड स्टाइले को तोड़ सकता है। तो प्रिंसेस भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर जुंजी का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है मुझे ये बताओ क्या तुम्हें स्वर्ड मैन्यूमेंट के अंदर क्या तुम्हें इसका सीक्रेट दिखाई दिया। जैसे वो जुंजी से पूछ रही होती है उसी वक्त फिर से बाइशू बीच में आ जाता है। वो प्रिंसेस को पीछे हटा देता है और कहता है प्रिंसेस आप प्लीज पीछे रहो, लड़के से बहुत ज्यादा खतरा है। पता नहीं ये लड़का यहाँ पर और कौन सी चाल चलेगा, मुझे लगता है कि ये कोई प्लान बनाकर यहाँ पर आया है। इस लड़के को आपके करीब आने नहीं दे सकता, इसके ओरिजिन्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं पता। फिर से अपनी तलवार को उठाता और कहता है अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से सीक्रेट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इस मॉन्यूमेंट के अंदर से जितने भी सीक्रेट्स मिले हैं वो सारे के सारे हमारे सामने रखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे फिर मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जुंजी के ऊपर एक तो स्लैश भी लगा देता है, जबकि जुंजी उसकी स्लैशेस को अवॉइड कर लेता है। वो कहता है लड़के तुम तो यहाँ पर काफी अच्छे उस्ताद लगते हो तलवारबाजी को अवॉइड करने में, लेकिन देखते हैं कि क्लोज रेंज में तुम क्या कर पाते हो। और वो जैसे ही उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त अटैक होता है। वो दोनों जंप करते पीछे की तरफ हट जाते हैं। प्रिंसेस जिया अपनी पावर्स को यूज कर रही होती है। वो अपनी तलवार के साथ उनके ऊपर अटैक करती है और कहती है तुम लोग अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि प्रिंसेस जिया भी यहीं पर खड़ी है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बाइशू से कहती है ये सब कुछ करने का कोई भी हक नहीं है। बाइशू से कहता है प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें तो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहता। मैं तो बस इस लड़के से सच्चाई उगलवाना चाहता हूँ कि इसने यहाँ पर कौन सी चीटिंग की है। मैं तो बस इस लड़के को यहाँ पर इंटेरोगेट करके देखना चाहता हूँ, कहीं ये कोई बुरा इंसान तो नहीं है। प्रिंसेस जिया उस बाइशू से कहती है बाइशू मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोगों को तुम्हारे असली चेहरे के बारे में अच्छी तरह से पता है। सभी की नजर में इस वक्त तुम बहुत ही बुरे हो। इस लड़के ने सभी की आंखों के सामने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा है, इसका मतलब यह है कि यही इस बात का हकदार है कि मैं इस लड़के के साथ ही शादी करूंगी। बाइशू भी अपनी इंसल्ट सुनने के बाद काफी हैरान होता है। फिर वो जल्दी से भागती हुई फिर से जुंजी के पास चली जाती है। प्रिंसेस से कहती है लड़के तुमने यहाँ पर इस मैड स्टाइले को तोड़ दिया। यहाँ पर प्रिंसेस होने के नाते में पहले तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जुंजी कहता है प्रिंसेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारा जुंजी से यहाँ पर एडवाइस भी कर देता है। वो उसे कहता है यहाँ पर जो ये स्वर्ड स्टाइले रखा हुआ था, ये स्वर्ड स्टाइले ये एंशिएंट स्वर्ड पूल के साथ जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर इसको स्टडी करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी करंट स्वर्ड्समैनशिप के साथ इसको स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास जो तलवारबाजी की पावर्स हैं, तलवारबाजी का लेवल है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है कि आप इसको स्टडी कर पाए। तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ दें। प्रिंसेस साथ साथ शर्मा भी रही होती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है हम दोनों इसको बाद में भी जाकर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त तुम हमारी
हमारी जिया डायनेस्टी के दामाद बन चुके हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर वादा किया था कि जो भी स्वर्ड स्टाइले को तोड़ेगा मेरी शादी उसके साथ होगी, तब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। महाराज शुंजी उसे पीछे की तरफ हटा देता है और उसे कहता है, ये बात वाकई में सच है कि मैंने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा है, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वैसे भी मैं तो सिर्फ एक आम सा लड़का हूँ, फिर मेरे जैसे आम जैसे लड़के के साथ तुम्हारे जैसी एक प्रिंसेस शादी कैसे कर सकती है। क्योंकि सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर शुंजी को एक ऑफर मिली है प्रिंसेस के साथ शादी करने की, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर सिरे से इस बात को रिजेक्ट कर दिया है। सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, इसने प्रिंसेस के साथ शादी करने से मना क्यों कर दिया। और प्रिंसेस बेचारी भी काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। शुंजी प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ करना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ने लगता है उसी वक्त प्रिंसेस से कहती है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताती हूँ, जबकि तुमने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा है, मुझसे शादी करने से मना कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस स्वर्ड स्टाइले के अंदर से तुम्हें जो सीक्रेट्स मिले हैं तुम्हें वापस छोड़कर जाने होंगे, तुम अपने साथ नहीं रख सकते। जी उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है। जी कहता है, अब इस बात का क्या मतलब है, स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा और सीक्रेट्स तो मुझे मिले हैं, तुमसे शादी नहीं करता तो क्या मुझे वो सीक्रेट्स नहीं मिलेंगे। और साथ ही प्रिंसेस अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए हमारे शुंजी से कहती है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुमने यहाँ पर स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा है, स्टाइले को तोड़ने पर तुम्हें यहाँ पर से कुछ सीक्रेट्स तो जरूर मिले होंगे। तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने से मना करते हो, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाते हो, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं वो सारे के सारे तुमसे फाइट करेंगे और तुम्हारे पास से वो सीक्रेट्स को छीनने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास प्रिंसेस के हस्बैंड होने की आइडेंटिटी नहीं है, इसी वजह से ये पीछा कभी भी नहीं छूटेगा जब तक कि कोई तुम्हारे पास से वो सीक्रेट्स छीन नहीं लेता या फिर तब तक तुम्हें कोई मार नहीं देता। इस वजह से तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो। शुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है, प्रिंसेस मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, प्लीज यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ ये नाटक करने को तैयार हूँ, तो फिर ठीक है जैसे तुम कहती हो मैं बिल्कुल वैसे ही करता हूँ। शुंजी सोच रहा होता है, अगर मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल इसके साथ होने का नाटक करता हूँ तो यहाँ पर जितने लोग हैं वो मुझे इग्नोर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास रॉयल फैमिली की बैकग्राउंड आ जाएगी। शुंजी प्रिंसेस के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बाइशू इस बात से बहुत सा गुस्सा होता है और सोच रहा होता है, मैं इस कमीने लड़के को यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं रहने दे सकता, देखना इसकी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगी। प्रिंसेस जिया किंग चैंग ये मेरे हाथ से निकल कर नहीं जा सकती, इसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी। एक सीन हमें पैलेस का दिखाया जाता है। प्रिंसेस शुंजी को अपने साथ अपने पैलेस वाले गार्डन में लेकर जाती है और उसे कहती है, मैं इस एंशिएंट स्वर्ड सिटी में पिछले 3 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। पिछले 3 साल में तुम यहाँ पर पहले हो जो इस कोर्टयार्ड में कदम रखने वाले हो, क्योंकि पिछले 3 साल में यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही लोग इस पूरे गार्डन में, यहाँ पर और कोई भी नहीं है। शुंजी उसे कहता है, तुम ये क्या मजाक कर रही हो, कह रही हो कि यहाँ पर सिर्फ हम 2 लोग हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त बाहर पूरे 12 लोग हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द है, जो शायद हमारी रक्षा करने के लिए है, वो तुम्हारे गार्ड्स हो सकते हैं। उसे कहती है, तुम्हारी नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, तुमने यहाँ पर उन लोगों को भी सेंस कर लिया जो कि इस गार्डन के आसपास खड़े हैं। पता है कि तुम किसी बहुत ही बड़े मास्टर के डिसाइपल हो या फिर तुम खुद ही कोई एक्सपर्ट हो। शुंजी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, मैं अपने आसपास नजर रखता हूँ। तो प्रिंसेस उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी जो स्पेशल पावर वो क्या है, वो लव है। तुमने यहाँ पर मुझे रिजेक्ट करके बहुत ही बुरा किया, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर सभी लोगों के सामने मुझे रिजेक्ट करने का मतलब क्या था, मेरी इंसल्ट करना, प्रिंसेस जिया की इंसल्ट करना। प्रिंसेस जिया की इंसल्ट करने का मतलब यह है कि अगर मैं वहाँ पर तुम्हारी जान भी ले लेती कोई भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। सभी लोग यही कहते कि प्रिंसेस ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि मैं वहाँ पर तुम्हारे पर इल्जाम लगाकर तुम्हें मार सकती हूँ। शुंजी कहता है, नहीं मुझे पता था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। तुम पिछले 3 साल से उस स्वर्ड स्टाइले के टूटने का इंतजार कर रही थी कि उसके अंदर से कौन से सीक्रेट्स निकलेंगे। सब बंदा जिसने उस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा हो और उसके सीक्रेट्स को देखा हो, तुम इसको बिल्कुल भी नहीं मार सकती ताकि तुम उसके पास से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ना लो। कहती है, हाँ तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। हाँ ये बात वाकई में सच है। आज से 3 साल पहले मुझे वो एक्सीडेंटली मिला था, वो स्वर्ड स्टाइले मुझे जमीन के अंदर से मिला था। उसके ऊपर मैंने दिन रात मेहनत की, बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला एंशिएंट स्वर्ड पूल के साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंदर काफी सारे सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं। फिर साथ ही प्रिंसेस शुंजी से कहती है, तुमने वहाँ पर मुझसे कहा था कि मेरी तलवारबाजी का लेवल इतना हाई नहीं है कि मैं स्वर्ड स्टाइले को इसकी मिस्ट्री को जहाँ पर जान सकूं या फिर इसको और ज्यादा आगे जान सकूं। इस बात का क्या मतलब था, क्या तुम मुझे यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करोगे। शुंजी से कहता है, अगर मैं यहाँ पर सादा अल्फाज में ये वाली बात तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि तुम्हारी जो तलवारबाजी की आर्ट है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है, तुम्हारी तलवारबाजी की आर्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है। सुनने के बाद प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अब इस बात का क्या मतलब है, मैं पहले से ही स्वर्ड और मैन की यूनिटी राम में पहुंच चुकी हूँ। पता है कि स्वर्ड और मैन की यूनिटी राम में पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। तुम कहते हो कि मेरी कल्टीवेशन लो है। शुंजी उसे कहता है, अब बस भी करो, तुम यहाँ पर मैन एंड स्वर्ड वाली कल्टीवेशन आर्ट के बारे में बात कर रही हो, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सा लेवल है, अभी तो इसके ऊपर और 3 लेवल होते हैं। तुम्हारा शुंजी उसे यहाँ पर बाकी के तीनों लेवल्स के बारे में बताने वाला है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाकी के 3 लेवल्स कौन से हैं। वहाँ पर से घास का तिनका उठाता है और उसके अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, उसको बहुत ज्यादा हार्ड बना लेता है, बिल्कुल एक तलवार की तरह। वो सामने की तरफ उस छोटे से तिनके के साथ एक स्लैश लगाता है तो ग्राउंड के साथ साथ सामने एक बड़ा पेड़ होता है जो कि सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाता है। लेकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट से ग्रास के तिनके को यूज करते हुए एक तलवार की तरह सामने एक बड़े पेड़ को 2 हिस्सों में काट दिया है। इसे लगता है जैसे कि इस तिनके
जिनके का वजन 100 पाउंड से भी ज्यादा हो। फिर जुंजी से कहता है अब मैं यहाँ पर तुम्हें तीसरी वाली तलवारबाजी के लेवल के बारे में बताने वाला हूँ। इसका जो आखिरी लेवल है, हाथों के ऊपर एनर्जी को रिलीज करता है और एनर्जी के साथ एक तलवार बनाता है और उसे प्रिंसेस के सामने करता है। प्रिंसेस के सामने जब वो तलवार आती है तो उसके अंदर से काफी प्रेशर निकलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हल्की होती है। जुंजी कहता है इसको वेटलेस क्लास कहते हैं, इसको वेटलेस राम भी कह सकते हैं। जुंजी कहता है अगर तुम इन तीनों राम्स में से किसी भी एक राम में पहुंच जाती हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर मैन एंड स्वर्ड की यूनिटी वाले लेवल के बारे में बताया, वो के बहुत ही बेसिक सा लेवल है। मैन एंड स्वर्ड वाले लेवल के बाद इसके बाद वेट लिफ्टिंग वाला लेवल आता है, उसके बाद लाइट वेट आता है, फिर उसके बाद नो वेट आता है जिसमें कोई भी वेट नहीं होता। तुम्हें इन तीनों लेवल्स तक भी पहुंचना है और इसके लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। प्रिंसेस जुंजी की बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सोच रही होती है और कहती है मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं तलवारबाजी के अगले लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। मैन और स्वर्ड वाला ये वाला लेवल ये एक हायर लेवल है, लेकिन आज मुझे पता चला कि इसके ऊपर भी 3 लेवल मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हमारे वेंजियन सेक्टर के जो मास्टर्स हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें भी तलवारबाजी के लेवल्स के बारे में नहीं पता कि मैन और स्वर्ड की यूनिटी के बाद भी कुछ लेवल्स आते हैं, लेकिन इस लड़के ने इतनी कम उम्र में इन तीनों लेवल्स को अचीव कर लिया है। जुंजी उसे कहता है इतना काफी नहीं है, हम इन तीनों लेवल्स को अचीव कर लेते हैं और तीनों आर्ट्स को यूज करते हुए एक ही तलवार के ऊपर उनको यूज करते हैं। इससे हम लोग यहाँ पर कंप्लीट स्वर्ड आर्ट को यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग स्पिरिट स्वर्ड यूनिटी कहते हैं। ये वाला मूव पहले वाले मूव से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, तब तुम जाकर असली की तलवारबाज कहलाओगी। प्रिंसेस हैरान होकर उसे कहती है स्वर्ड स्टाइल को बड़ी आसानी से तोड़ लिया था, क्या तुमने तीनों लेवल्स को अचीव कर लिया हुआ है? क्या तीनों लेवल्स को अचीव करने के बाद उनको कंबाइन करके तुमने यूनिटी टैक्टिक्स को यूज किया था? जुंजी से कहता है नहीं, फिलहाल के लिए नहीं, मैंने अभी तक उन तीनों लेवल्स को अचीव नहीं किया, लेकिन मैं फ्यूचर में इन तीनों लेवल्स को जरूर अचीव कर लूंगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 114 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे हमारा जुंजी जहाँ पर इन वेंजियन सेक्टर के ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 115 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी प्रिंसेस के साथ उसके कोर्टयार्ड में जाकर बैठा होता है। हमारा जुंजी वहाँ पर प्रिंसेस को तलवारबाजी के लेवल्स के बारे में बताता है और उसे कहता है तुमने अभी तक सिर्फ मैन एंड स्वर्ड की यूनिटी वाले मूव को मास्टर किया है, जो कि सिर्फ एक बेसिक लेवल है। इससे ऊपर भी 3 लेवल्स हैं। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद काफी खुश होती है और कहती है मैं यहाँ पर बाकी के तीनों लेवल्स को भी सीखूंगी। फिर साथ ही वो उसे कहती है क्योंकि तुम यहाँ पर एक स्ट्रेंजर हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि तुम कुछ दिनों तक यहाँ पर रह सकते हो जब तक कि यहाँ पर ट्रायल एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते। हमारे ये कोर्टयार्ड एक कासल की तरह है, यहाँ पर कोई भी इंटर नहीं होता। तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी तंग नहीं करेगा। आज की बात काफी ज्यादा अजीब लग रही है, इसी वजह से आज मैं यहाँ पर तुमसे और कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। तो फिलहाल के लिए मैं जहाँ से जा रही हूँ, फ्यूचर में जब तुमसे मिलूंगी तुमसे और ज्यादा सवाल पूछूंगी। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं जहाँ से जा रही हूँ। तो बाय बोलने के बाद वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ती है, जबकि हमारा जुंजी उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। ऊपर से इस लड़की का तलवारबाजी के रिलेटेड जो एटीट्यूड है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि तलवारबाजी की टेक्निक्स को सीखना चाहती है। उसके जाने के बाद हमारा जुंजी अपने पास से उन क्रिस्टल्स को निकालता है। ये वो क्रिस्टल्स होते हैं कि उसे उस तलवार के अंदर से मिले थे। उस स्वर्ड स्टाइल को तोड़ने पर उसे उसकी मिस्ट्री मिली थी। उसकी मिस्ट्री क्या थी? मिस्ट्री एक टूटी हुई तलवार की नोक थी। तो वो उस टूटी हुई तलवार की नोक को वहाँ पर निकालता और कहता है मुझे पता चला कि यहाँ पर उस स्वर्ड मॉन्यूमेंट के अंदर क्या था। उसके अंदर तो इस टूटी हुई तलवार की एक नोक है और साथ ही वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसको किंग लियान स्वर्ड बॉडी टेक्निक कहते हैं उसको यूज करते हुए उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। उसके बाद से काफी सारे रिबन्स निकलते हैं और उसके साथ जाकर लिपट जाते हैं ताकि उसको कंप्लीट कर सके, लेकिन वो आगे से बहुत ज्यादा रेजिस्ट करती है। तो जुंजी को भी यहाँ पर महसूस होता है कि वो इस तलवार को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कहता है मैं इसको कंप्लीट करने के बहुत सा करीब था। असल बात तो यह है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा है कि ये यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं होने दे रही। इस तलवार की टिप यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। मुझे लगता है कि इसका लेजेंडरी एंशिएंट स्वर्ड के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा, इसी वजह से ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग एंशिएंट ऑरा भी निकल रहा है। तो मुझे इसका बाकी का सारा हिस्सा भी मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब मिल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी मिस्ट्री थी और इसकी पावर्स क्या है। इस तलवार के अंदर जितनी ज्यादा फोर्स है, अगर मैंने सारी की सारी फोर्स को अपने लिए रिफाइन कर लिया तो मैं इस फोर्स की मदद से अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ। अपनी तलवारबाजी की मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को भी आगे बढ़ा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं अगले लेवल तक पहुंच जाऊँ, लेकिन असल मसला यहाँ पर यह है कि मैं इसकी पावर्स को कंट्रोल कैसे करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर्ड दिखाई दे रही है। इसकी पावर्स को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब हमारा जुंजी गार्डन में बाहर निकलता है तो वहाँ पर वो प्रिंसेस को देखता है। प्रिंसेस वहीं पर गार्डन में अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रिंसेस हमारे जुंजी के कहे के मुताबिक वहाँ पर बाकी के तीनों लेवल्स को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। जुंजी उसके पास आता है और उसकी तारीफ करने के बाद उससे पूछता है स्वर्ड स्टाइल के बारे में कुछ और बताओ कि तुम्हें वहाँ कहाँ से मिली थी। तो प्रिंसेस उसे कहती है मुझे 3 साल पहले मिली थी। 3 साल पहले मैं जीजियान माउंटेन्स की तरफ गई थी। जब मैं वहाँ पर से गुजर रही थी तो वहाँ पर से अचानक मुझे ये चीज दिखाई दी। वहाँ पर मुझे बहुत सारी लाइट दिखाई दी थी। वो लाइट मुझे वहाँ पर दिखाई दी थी। ग्राउंड के अंदर से ये बड़ी सी स्वर्ड स्टाइल वहाँ पर निकल आई। तो मैंने इस स्वर्ड स्टाइल को वहाँ पर जांचा और इसको परखा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी हेवन एंड अर्थ की विजन दिखाई नहीं दी और ना ही मुझे वहाँ पर कोई भी इस तरह का और मॉन्यूमेंट दिखाई दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉन्यूमेंट था। जिसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि तुम
तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? अचानक से इस सवाल के बारे में पूछने का क्या मतलब है? शुनजी कहता है तो मुझे उस फ्रेगमेंट के अंदर से कुछ अजीब मिला है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। मुझे लगता है कि इस तरह के कुछ और पार्ट्स भी होने चाहिए, इस तरह के कुछ और स्वर्ड स्टाइल भी होने चाहिए जिनके अंदर से उसके बाकी के पार्ट्स को निकाला जा सके और उस तलवार को पूरा किया जा सके। मुझे लगता है कि मुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वर्ड वाशपूल में मिल सकते हैं, इसी वजह से मुझे इन ट्रायल टेस्टों में जाना पड़ेगा। इसी वक्त एक नौकर वहाँ पर आता है, प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस हमारा एंशिएंट स्वर्ड बैंक्वेट वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आपको अभी आना होगा। उससे कहती है ठीक है तुम चले जाओ, मैं वहीं पर आती हूँ। शुनजी प्रिंसेस जिया से पूछता है ये एंशिएंट फीस्ट क्या है, क्या हम लोग वहाँ पर किसी पार्टी में जाने वाले हैं? कहती है हम लोग यहाँ पर पार्टी में ही जाने वाले हैं। हर साल जब यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट होते हैं तो ट्रायल्स के लिए बहुत सारे गॉड किंगडम से यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं, सारे के सारे पावरफुल फैमिलीज और पावरफुल बैंकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। ट्रायल्स के स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी रखी जाती है, उस पार्टी में सभी को इन्वाइट किया जाता है। वहाँ पर ऑक्शन भी होती है, उस ऑक्शन हॉल में वहाँ पर बहुत सारी आइटम्स को बेचा जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है वहाँ पर जाकर कुछ रेयर आइटम्स को खरीदने का। इस तरह वो सारे डिसाइपल्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ अपना दुश्मन बना सकते हैं। प्रिंसेस शुनजी से कहती है तुम भी तो इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाली हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहिए। हम लोग दोनों पार्टी में चलते हैं और वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस बार की जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। इस बार की पार्टी क्योंकि 100 साल के बाद वेव के निकलने वाली पार्टी है, यानी कि इस बार यहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्रा वैगन टैलेंट्स आए होंगे, सारे के सारे बच्चे बहुत ही जीनियस हैं, इसी वजह से पार्टी में बहुत ज्यादा मजा भी आ सकता है। प्रिंसेस जिया शुनजी को अपने साथ लेकर उसका हाथ पकड़कर वहाँ पर पहुँचती है। सभी लोग कहते हैं प्रिंसेस जिया यहाँ पर आ चुकी है, तो कहते हैं तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, प्रिंसेस जिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ ये लड़का कौन है? हमने इस लड़के को पहले क्यों नहीं देखा, और ये लड़का प्रिंसेस जिया के साथ साथ क्यों चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है? तो सभी लोग शुनजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जबकि उनमें से कुछ कहते हैं मैंने सुना है कि ये वही लड़का है जिसने कल वहाँ पर स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दिया था, स्वर्ड मॉन्यूमेंट को तोड़ने वाला लड़का है। प्रिंसेस ने इसके साथ शादी करने का कहा था, लेकिन इस लड़के ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद ये इसके साथ मान गया था। लगता है कि इन दोनों में पैचअप हो गया और अब दोनों यहाँ पर शादी का ऐलान भी करेंगे। ऐसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं, वहीं पर बाइशो आ जाता है। बाइशो से कहता है यहीं पर रुक जाओ। वो शुनजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत किसने दे दी? तुम्हें पता नहीं है कि आज यहाँ पर एंशिएंट स्टार बैंक्वेट होने वाला है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी फैमिलीज और उन सभी लोगों को जिनको इन्वाइट किया गया है, जिनको कार्ड्स बेचे गए हैं, सिर्फ वही लोग इस पार्टी में आ सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। फैंग लाइन भी वहीं पर होता है। फैंग लाइन से कहता हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी फैमिलीज के डिसाइपल ही आने वाले हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आएंगे, तुम्हारे जैसे किसी छोटे कीड़े मकोड़े की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। बाइशो शुनजी से कहता है मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस है कि तुम यहाँ पर खड़े हो सको? प्रिंसेस आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लू जून के बारे में इस तरह की बात करने की? लू जून को यहाँ पर मैंने इन्वाइट किया है, ये यहाँ पर मेरे साथ आया है, क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है कि मैं इसको यहाँ पर अपने साथ लेकर आई हूँ? तो वो दोनों प्रिंसेस की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं हमें इस बात से कोई मसला नहीं है कि तुम इसे अपने साथ लेकर आई हो, लेकिन तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ के रूल्स क्या है, यहाँ पर बिना इन्विटेशन के हम लोग आ नहीं सकते। इस लड़के के पास इन्विटेशन नहीं है, तो इस लड़के को यहाँ से वापस जाना होगा, तुम्हें हम में से किसी के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। ऊपर से इस लड़के की कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा एवरेज है, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के लड़के को वो इन्विटेशन कार्ड क्यों भेजेगा? इनकी डायनेस्टी को इन्विटेशन कार्ड नहीं भेजा गया होगा। शुनजी अपने पास से कार्ड निकालता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मेरे पास कार्ड नहीं है? ये देखो मेरे पास एक इन्विटेशन लेटर है, पेंजियन पवेलियन वालों ने खुद मुझे भेजा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अब इसके अलावा तुम्हें कुछ और कहना है? तो प्रिंसेस भी उनसे कहती है तुम लोगों ने यहाँ पर देख लिया ना कि इसको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? अगर नहीं कहना तो फिर साइड पर हट जाओ। अगर तुम लोग यहाँ पर बार बार यही सवाल करते रहे कि इस लड़के को यहाँ से जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। शुनजी प्रिंसेस के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि फैंग लाइन फिर से चलाकर उसे कहता है तुम तो एक बहुत ही डरपोक इंसान हो, तुम यहाँ पर एक लड़की के पीछे छुपे हुए हो, जबकि हम लोग यहाँ पर तुम्हें ओपनली चैलेंज कर रहे हो, तुम हमारे चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, बहुत ही बेशरम इंसान हो। तुम्हारा शुनजी उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ? लेकिन जरा तुम्हें यहाँ पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने ही कहे के ऊपर पछताना पड़े। लाइन उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी किए बातों के ऊपर पछताने वाला हूँ? क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। ये कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ। तो फैंग लाइन कहता है तो फिर ठीक है आ जाओ, हम लोग फाइट करते हैं। जबकि प्रिंसेस के साथ जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का लू जून यानी ये कहाँ से आया है? ये तो काफी ज्यादा कमजोर लगता है, क्योंकि फैंग लाइन की स्ट्रेंथ के सामने ये लड़का कुछ भी नहीं है। फैंग लाइन कल्टीवेटर है और वो ह्यूमन स्पिरिट राम का एक्सपर्ट है, पावर्स इसके बहुत ज्यादा है, उसके कल्टीवेशन लेवल इससे ज्यादा है, तो वो बड़ी आसानी से इस लड़के को हरा देगा। फिर इस लड़के को उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी? प्रिंसेस के सामने इसकी इंसल्ट हो जाएगी। प्रिंसेस सोच रही होती है यहाँ पर हमें बुक को उसके बाहर के कवर के देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए कि अंदर क्या लिखा हुआ है, और ये फैंग लाइन तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हारने वाला है, क्योंकि लू जून काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे पता है। सभी लोग आसपास खड़े हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर एक अरीना बना देते हैं। फैंग लाइन और हमारा शुनजी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फैंग लाइन उसे कहता है अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पर एक मौका है, या तो गिव अप करो या फिर हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। तुम्हारे पास एक स्वर्ड है, मेरे पास एक स्वर्ड है, हम दोनों तलवारबाज हैं,
दोनों यहाँ पर अपनी अपनी तलवारों के साथ इस बात का फैसला करेंगे कि कौन यहाँ पर रहने के लायक है, कौन कमजोर है, कौन स्ट्रॉन्ग है। जी कहता हाँ क्यों नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा कहा। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यानी फैंग लाइन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब यहाँ पर इस बात पर इतराज मत करना कि मेरी वजह से तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पर अटैक करूंगा। जैसे वो जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसी वक्त तुम्हारा जुंजी अपनी तलवार निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हारा जुंजी बड़े आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं जब इन दोनों ने अपनी तलवारों को टकराया तो फैंग लाइन की तलवार के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। तो मतलब यह है कि वो जुंजी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, लेकिन हमारा जुंजी वहाँ पर बड़े आराम से उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक किया होता है। फिर साथ ही वो अपनी तलवार को आगे की तरफ झटका देता है, साथ फैंग लाइन पीछे की तरफ गिरता है और हमारा जुंजी उसके ऊपर डबल स्लैश लगाता है। वो जब स्लैश लगाता है फैंग लाइन के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और वो भी उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ही हमारे जुंजी ने जहाँ पर अपने पहले ओपोनेंट फैंग लाइन को हरा दिया है और कहता है मुझे तो लगा था कि कियान वू डायनेस्टी का पहला कल्टीवेटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पर कुछ करके दिखाएगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कमजोर निकला। ये तो अपनी डायनेस्टी का मजाक उड़ा रहा है। सभी देखने वालों के मुंह खुले के खुले होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का इतनी ज्यादा पावर को रेजिस्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि फैंग लाइन को देखकर ही लगता है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। ऊपर से इस लड़के ने उसके फुल ब्लॉक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लड़के ने यहाँ पर एक पिग को फाइट में हराया हो। इसी आगे बढ़ती है जुंजी की तारीफ करते हुए कहती है लूजन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने बहुत ही कमाल किया है। साथ ही वो से कहती है मैंने सुना है कि मास्टर बाइशो उनकी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर फैंग लाइन को तो हरा दिया है, लेकिन मास्टर बाइशो वो भी तुम्हारे साथ यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक्स को दिखाना चाहेंगे। तो उन्हें लगता है कि वो तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। क्यों ना मास्टर बाइशो भी यहाँ पर तुमसे फाइट करके देखे, उन्हें पता चले कि तुम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हो अपनी तलवार के साथ। बाइशो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये कमीनी कुतिया यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हमारा जुंजी भी प्रिंसेस की बात सुनने के बाद उसका साथ देते हुए कहता हाँ मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ये बाइशो क्या कर सकता है। क्यों ना बाइशो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करो, चलो हम मेरा चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो बाइशो भी काफी गुस्से में होता है, कहता है प्रिंसेस ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया, इसे लगता है कि इसके साथ लूजून है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, तुझे यहाँ पर मुझे नीचा दिखा सकती है। फिर मैंने यहाँ पर इनके चैलेंज को मना कर दिया तो मेरा मजाक उड़ेगा, अब मुझे यहाँ पर फाइट तो करना ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 115 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 116 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी फैंग लाइन को फाइट में हरा देता है। फैंग लाइन को हराने के बाद बाइशो वहां पर खड़ा होता है तो प्रिंसेस उसको भी फंसा देती है और कहती है तुम्हें जुंजी के साथ फाइट करना चाहिए, इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो हमारा जुंजी भी उसे कहता है तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स कैसी है। बाइशो कहता है अगर मैंने यहाँ पर मना कर दिया तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, मुझे यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जुंजी से कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने गलत बंदे को फाइट के लिए चूज कर लिया, अब तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो, भी लोगों के सामने तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। वो अपनी तलवार को निकालता है, जुंजी से कहता है मैं हराना यहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं किसी रखे हुए खरबूजे को काटने वाला हूँ, तो अब मैं यहाँ पर खरबूजे को काटूंगा। तो जुंजी कहता हो तुम्हारे रिमार्क्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुम बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो। लूजन अपनी तलवार को घुमाते हुए जुंजी के ऊपर स्लैश लगाता है तो हमारा जुंजी सामने खड़ा होता है, उसके अटैक को ब्लॉक करने की बजाय वो चुपचाप खड़ा होता है। जैसे ही वो अटैक हमारे जुंजी के करीब पहुंचता है तो वहां पर धमाके की आवाज आती है और उसके बाद दिखाते हैं बाइशो ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और वो हार चुका होता है, क्योंकि उससे जुंजी ने एक ही अटैक किया होता है जिसके साथ वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर हार जाता है। तो जुंजी प्रिंसेस के पास जाता है और उसे कहता है मुझे तो लगा था कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बुलशिट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो ये सभी लोग यहाँ पर पार्टी के मजे ले रहे होते हैं। जुंजी के सामने काफी सारे खाने पड़े होते हैं। जुंजी और प्रिंसेस दोनों एक दूसरे के साथ एक टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। कहती है क्या मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ओवर रिएक्शन तो नहीं दिया। प्रिंसेस कहती है हाँ तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी, लेकिन फिर भी ठीक था। मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने यहाँ पर बाइशो और फैंग लाइन दोनों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है। ये दोनों अपनी टेबल के ऊपर बैठे बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर जेसन भी आ जाता है। तो जेसन चैंग वहाँ पर आता है और उन लोगों से कहता है ये पार्टी यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हो और इस पार्टी का स्टार भी यहाँ पर नहीं आया और तुम लोगों ने यहाँ पर ये फर्स्ट भी क्रिएट कर दिया, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। नहीं लगता है कि तुम्हें यंग मास्टर जेसन के यहाँ पर आने से पहले ये सब कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। जुंजी उसकी तरफ देखता है तो प्रिंसेस भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुम इस बंदे को जानते हो। जुंजी कहता है नहीं मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है। उसे कहती है ये यहाँ के मास्टर वेंजियान का बेटा है, मास्टर जेसन चैंग। आगे के सभी लोग भी उसे वहाँ पर वेलकम कहते हैं। तो इसका स्टेटस यहाँ पर एक प्रिंस से कम नहीं है, तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जुंजी उसे घूर कर देखता है, इसी के साथ ही उसे अपनी लोरेन याद आती है। ये कहता है जेसन की वजह से लोरेन की वो हालत हुई है, लोरेन इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जी अपनी लोरेन का बदला लेने के लिए जेसन को तो मारना ही पड़ेगा। साथ ही जुंजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लूजन से कहती है लूजन तुम्हें क्या हुआ। जुंजी कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस उसकी तरफ देख रहा था कि वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमारी प्रिंसेस उसे जेसन के बारे में डिटेल्स बताती है। वो उसे कहती है ये बंदा अपने फादर की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है और ऊपर से इसकी कल्टीवेशन
भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये वेंजियन सेक्टर के मास्टर चैंग का बेटा है, इसी वजह से तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। ऊपर से ये वेंजियन सेक्टर का ट्रू डिसाइपल भी है। जुनजी कहता है ट्रू डिसाइपल का क्या मतलब है कि ये वेंजियन सेक्टर का ट्रू डिसाइपल है। प्रिंसेस से कहती है ये स्वर्ड मास्टर का बेटा है जिसका नाम चीजाओ चैंग है। ऐसे कुछ महीने पहले तक तो ये बहुत ही बुरा बच्चा हुआ करता था, यहाँ पर हमेशा शरारतें किया करता था और बहुत सारे लोगों को बुली करता और आसपास के लोगों को तंग किया करता था। जब से इसका बाजू कटा है तब से एक बहुत ही जिम्मेदार डिसाइपल बन चुका है। अब ये बहुत ही अच्छे से स्टडी करता है और साथ ही अपने आसपास के लोगों को तंग भी नहीं करता। कहा जाता है कि ये कहीं पर ट्रेजर हंटिंग के लिए गया हुआ था। वहाँ पर ट्रेजर हंटिंग के दौरान इसका सामना किसी एक्सपर्ट के साथ हो गया। वो एक्सपर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके पास से सारे ट्रेजर को भी छीन लिया और साथ इसका बाजू भी काट दिया। तब से ये वापस आया, तब से आकर इसने अपनी एक हंटिंग ग्रुप बनाया है। वो हंटिंग ग्रुप ट्रेजर्स को ढूंढता है। ये सभी लोग ट्रेजर्स को जाकर ढूंढ कर लाते हैं। इसने कहा था कि ये अब ट्रेजर्स को ढूंढेगा और बाकी के सभी लोगों के लिए इस बात को मुश्किल कर देगा और किसी के हाथ में भी ट्रेजर्स को नहीं लगने देगा। आज भी इसकी बॉडी के ऊपर इस वक्त काफी सारे ट्रेजर्स हैं। एक तो इसके पास इसकी तलवार है, एक इसका आर्मर है, एक इसके जूते हैं, साथ ही इसके पास एक और स्पेशल चीज है। ये सारी के सारे ट्रेजर्स हैं जो कि इसे एंशिएंट केव्स के अंदर से मिले होंगे। बहुत ही पावरफुल और एंशिएंट ट्रेजर्स है जिनके अंदर ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी है। जुनजी उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने प्लान को स्पीड अप करना होगा क्योंकि जिस हिसाब से इसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। यहीं पर किन फैमिली के लोग भी आ जाते हैं। तो किन फैमिली का यंग मास्टर आगे बढ़ता है और उसे कहता है यो ब्रदर चैंग तुम कैसे हो, तुम तो यहाँ पर जल्दी आ गए, मैं तुमसे लेट आया हूँ। ये कहता अब ये बंदा कौन है। उसे कहती है ये इसका नाम किंग कॉन्ग है, ये भी स्वर्ड मास्टर किन खियामू का बेटा है। इस वक्त हमारे इस एंशिएंट स्टार सिटी में दो ही बड़ी फैमिलीज हैं। एक तो इनकी फैमिली है किन फैमिली और दूसरी इन लोगों की फैमिली है कि चैंग फैमिली, जैसन की फैमिली। इन दोनों की फैमिलीज का आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और दोनों यंग मास्टर आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं। ताकि पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी में जहाँ पर कोई भी ऐसी बड़ी फैमिली नहीं है जो कि इनके सामने खड़ी हो सके। जब ये दोनों फैमिलीज आपस में हाथ मिलाती हैं तो बाकी सभी की बस करवा देते हैं। किंग कॉन्ग आगे बढ़ता है, जेसन से कहता है मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारा चेहरा इतना बुरा क्यों दिखाई दे रहा है। ऐसा कौन है जहाँ पर जिसने तुम्हें जिस तरह से बुरी तरह से मुतासर किया है, आज जिसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया है, मुझे भी उस बारे में बताओ। इसी के साथ ही किंग कॉन्ग वहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है ये बात तो ठीक है कि आज यहाँ पर आसपास की डायनेस्टी से बहुत सारे डिसाइपल्स आ चुके हैं। वो सभी लोग यहाँ पर ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तुम लोगों को एक बात बता दूं, तुम लोग यहाँ पर हमारे यंग मास्टर जेसन के साथ कुछ भी बुरी तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। तुम लोग इसके सामने इज्जत से पेश आओ। अगर तुम लोग यहाँ पर ट्रायल्स में हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ेगा। भीड़ में से एक बंदा कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने हाइनेस के सामने झुककर इसे ग्रीट करें। लोग तो कुछ ज्यादा यहाँ पर बहादुरी के साथ खड़े हो। किंग कॉन्ग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कौन है यहाँ पर, किसने यहाँ पर इतना बुरा रिमार्क्स दिया है, तुम में से कौन है जो यहाँ पर इतनी बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर मेरे बिग ब्रदर जेसन को ऑफेंड करने की कोशिश की तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। वे लोग अपने आसपास देख रहे होते हैं कि वहाँ पर से किसकी आवाज आई है। पर जेसन की नजर हमारे जुंजी के ऊपर भी पड़ती है। वो जुंजी की तरफ देखता और कहता है ये बंदा कौन है, जाना पहचाना लगता है, क्या मैं इसको जानता हूँ या फिर ये मुझे जानता है। वहीं पर प्रिंसेस उसके साथ ही खड़ी होती है। प्रिंसेस खांसती है तो जेसन की नजर उसके ऊपर पड़ती है और कहता है ये तो प्रिंसेस है। प्रिंसेस आगे बढ़ती है और जेसन चैंग से कहती है ब्रदर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, तुम वाकई में एक बहुत ही महान और जीनियस हो। जेसन भी उसे कहता है तो तुम प्रिंसेस जिया हो, मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। वो पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है लगता है कि मैंने इस बंदे को कुछ गलत समझ दिया, मुझे लगा शायद मैं इस बंदे को जानता हूँ लेकिन ये तो प्रिंसेस जिया का बॉयफ्रेंड लगता है, ये इसके साथ यहाँ पर आई है। जेसन फिर से किंग कॉन्ग के साथ सीढ़ियों के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। तो किंग कॉन्ग उन सभी लोगों से कहता है जरा मेरी बात को गौर से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ बात करने वाला हूँ। यहाँ पर तुम सभी लोग क्योंकि बैंक्वेट पार्टी में मौजूद हो तो मैं यहाँ पर तुम सभी से एक बात करूंगा। किंग कॉन्ग उन सभी लोगों को यहाँ पर वार्निंग देता है। वो वार्निंग देते हुए सभी से कहता है तुम सभी को जैसा कि दिखाई दे रहा है इस पार्टी में ज्यादातर लोग किन फैमिली और चैंग फैमिली के लोग हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम लोग ट्रायल्स में हिस्सा लेते भी हो तो वहाँ पर तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाना। ये वाला ट्रायल तो हमारी दोनों फैमिली से जीतने वाली है। तो उनमें से एक लड़का गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, हम सभी लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करके बुलाया गया है इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए और तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर पीछे हटकर खड़े रहे, फिर तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारी दोनों बड़ी फैमिलीज के लिए कैनन फोडर्स बन जाएं और अपना बलिदान दे ताकि तुम लोग यहाँ पर टेस्ट को पास कर सके। सभी लोग भी कहते हैं हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें ये सब कुछ करने में मजबूर कर रहे हो या फिर तुम चाहते हो कि हम लोग बैक डाउन हो जाएं। इसी वक्त उस लड़के का सर काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। किंग कॉन्ग बड़ी स्पीड से अपने नाइफ को लेकर आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन काट देता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो यंग मास्टर किन उन लोगों से कहता है तो अब तुम में से किसी और को यहाँ पर कोई और बात करनी है क्या, तुम्हें किसी और को यहाँ पर किसी को एतराज तो नहीं है। तो वो सभी लोग आगे से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं हमें किसी को भी एतराज नहीं है। जेसन चैंग भी उन लोगों से कहता है तो तुम लोग बताओ कि क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। वो लोग कहते हैं नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जेसन कहता है तो अब जबकि यहाँ पर किसी को कोई मसला नहीं है तो इस मसले को यहीं पर खत्म करते हैं। सभी लोग को यहाँ पर ओबीडियंटली मेरी बात को मानना होगा ताकि तुम लोग यहाँ पर एक लंबी जिंदगी जी सको। इसी के साथ ही वो अपनी किंग कॉन्ग के साथ वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जबकि जुंजी उसकी बातें सुनने
के बाद काफी गुस्सा होता है। जुनजी प्रिंसेस से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर किसी किस्म की बात करके गए, मुझे तो लगता है कि ये लोग यहाँ पर धमकी देकर गए हैं कि इस ट्रायल में कोई भी अपना बेस्ट ना दे। ये वाला ट्रायल तो किन फैमिली और चैंग फैमिली के लोग ही जीतने वाले हैं। प्रिंसेस से कहती है मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ, ये वेंजियन सेक्टर के मास्टर चैंग का बेटा है, काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इसके सामने यहाँ पर कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता, सभी लोगों को इसकी बातों को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरी जिया फैमिली जो कि रॉयल फैमिली है वो लोग भी इसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसे जो करना होता है वो इसे करने देते हैं। प्रिंसेस कहती है एक दिन जब मेरे पास ये सारी पावर्स आ जाएगी, अपनी फैमिली की रॉयल फैमिली की पावर्स आ जाएंगी, तो मैं सारी की सारी क्रुएल्टी को खत्म कर दूंगी, मैं इन सभी की फैमिलीज को अच्छा सबक सिखाऊंगी। सीन आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। आधे घंटे के बाद प्रिंसेस जुनजी को अपने साथ लेती है और कहती है चलो दूसरे हाल में चलते हैं, वहाँ पर ऑक्शन होने वाली है। लोग ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर सेंटर में ऑक्शन वाला जो एल्डर होता है वो आकर खड़ा हो जाता है और कहता है यहाँ पर हम लोग ऑक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिंसेस कहती है क्या तुम्हें वहाँ पर वो एल्डर दिखाई दे रहा है, वो भी एक स्वॉर्ड मास्टर है, ये वेंजियन सेक्टर का ही एक मास्टर है। प्रिंसेस कहती है ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इस ऑक्शन के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर पहुंच आए हैं, इस तरह हमें यहाँ पर काफी अच्छा मौका मिलेगा नई नई चीजें देखने का। उन सभी लोगों से कहते हैं मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर ऑक्शन में वेलकम कहता हूँ, तो तुम सभी लोग इस ऑक्शन के स्टार्ट होने के वक्त यहाँ पर मौजूद हो। ऑक्शन के स्टार्ट होने से पहले मैं तुम सभी लोगों से कहूंगा कि जहाँ पर तुम लोग खड़े हो वहीं पर तुम्हारे दाईं तरफ एक बटन लगा हुआ है, उस बटन को प्रेस कर दो ताकि तुम लोग सिस्टम में लॉग इन हो सको। जुनजी भी बटन को प्रेस कर देता है तो ये लोग जैसे अपने अपने सिस्टम में लॉग इन होते हैं इनके सामने पूरी लिस्ट आ जाती है कि आज यहाँ पर कौन कौन सी चीजें ऑक्शन होने वाली है, ऑक्शन होने वाली चीजें किस किस को जाएंगी। इस बार जो ऑक्शन की लिस्ट होती है उसके अंदर 2 स्पेशल तलवारें होती है। प्रिंसेस कहती है इसी चीज को तो मैं ढूंढ रही थी, ये तलवारें मुझे चाहिए, आज मैं इनको यहाँ पर से खरीद लूंगी। इन दोनों तलवारों को लाइट फैंटेसी स्वर्ड कहा जाता है। प्रिंसेस जुनजी को बताती है कि उसके पास जो स्पिरिचुअल स्पिरिट है डबल विंग फैंटेसी बटरफ्लाई है और उसके पास डबल विंग फैंटेसी बटरफ्लाई स्पिरिट होने की वजह से वाली दोनों तलवारें उसकी मार्शल स्पिरिट के साथ कंपैटिबल है। अगर ये दोनों तलवारें उसके पास आ जाती है तो वो उनके साथ बहुत ही अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकती है और उसकी तलवारबाजी पहले से बेहतर हो जाएगी। प्रिंसेस इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ पर इमेजिन भी कारी होती है किस तरह वो दोनों तलवारों को उठाकर खड़ी है। वो कहती है मैं इस तरह तलवारों को उठाकर बहुत ज्यादा कूल लगूंगी, इन तलवारों के साथ मैं अपनी 40% पावर को बढ़ा सकती हूँ। साथ ही हमारे जुनजी के साथ लिपट जाती है और उसे कहती है चलो जल्दी से मुझे एम्परर को टच करने दो। जुनजी कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं कोई एम्परर नहीं हूँ। प्रिंसेस कहती है मैं उस स्वर्ड स्टाइल को तोड़ने की वजह से अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम फ्यूचर के एम्परर बनने वाले हो। प्रिंसेस जुनजी से कहती है छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे ये बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर कोई चीज पसंद आई। जुनजी कहता है ये ऑक्शन तो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, जैसे यहाँ पर आइटम्स आती जाएंगी मैं वैसे वैसे इनको देखता जाऊंगा, फिलहाल मैंने चूज नहीं किया कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए। अगर उन लोगों से कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपनी ऑक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहली आइटम जो यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने लाई जाएगी वो ये है। पीछे ऑक्शन स्टार्ट होती है जबकि हमारा जुनजी अभी भी अपने सिस्टम के अंदर चीजें ढूंढ रहा होता है, तो सिस्टम के अंदर उसे एक तलवार दिखाई देती है। जुनजी कहता है ये तलवार को जानी पहचानी लगती है, उस तलवार के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं होती। जुनजी प्रिंसेस से कहता है इस तलवार के बारे में कोई डिटेल्स क्यों नहीं है। प्रिंसेस से कहती है अगर तुम यहाँ पर इस तलवार की डिटेल्स को जानना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन डिटेल्स को जानने की जरूरत है, ये एक बेकार तलवार है, तुम्हें इसके ऊपर अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 116 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस तलवार की मिस्ट्री क्या है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 117 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा जुनजी प्रिंसेस जिया के साथ एक ऑक्शन हॉल में खड़ा होता है और वहाँ पर उनके पास एक स्क्रीन ओपन होती है, उनके पास उनका जो मेन्यू होता है उसमें ऑक्शन की आने वाली सारी आइटम्स के बारे में डिटेल्स दी जा रही होती हैं। तुम्हारे जुनजी को वहाँ पर एक तलवार दिखाई देती है जो उसे कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं लिखी होती। प्रिंसेस से कहती है कि तुम इस तलवार को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रैप है, ये एक बेकार तलवार है, तुम्हें इससे फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगी कि तुम इसको खरीदने के लिए यहाँ पर कोशिश करो। तुम्हारा जुनजी से कहता है इस बात का क्या मतलब है। प्रिंसेस यहाँ से कहती है ये एक बहुत ही वेल नोन ऑक्शन आइटम है, यानी कि पिछले कई सालों से यहीं पर है और किसी ने भी इसको नहीं खरीदा। और कहा जाता है कि ये एक सीक्रेट नाम से यहाँ पर आई है, अगर कोई आम इंसान इसको उठाना चाहेगा तो वो इसको उठा नहीं सकता क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है। इसका वजन ज्यादा होने की वजह से इसको उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कि मिस्टीरियस नेचर की वजह से जब ये तलवार यहाँ पर लाई गई थी तब यहाँ पर बहुत ज्यादा कमोशन हुआ, यानी कि सभी लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया और सभी लोग इसकी मिस्ट्री को जानने में लगे रहे। लेकिन जब सभी लोग यहाँ पर इसकी मिस्ट्री को जानने में नाकाम रहे, उन्हें लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बेकार तलवार है, किसी तलवारबाज ने इसको वजन के हिसाब से बहुत ही भारी तलवार बना दिया होगा, इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक सीक्रेट तलवार है, लेकिन असल में ये बिल्कुल बेकार है। उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर ने जेसन चैंग को ये तलवार दे दी, तो जेसन चैंग ने इस तलवार को इस ऑक्शन में डाल दिया। लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि ये तलवार क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, वो इसके ऊपर बिडिंग कर लेते हैं। जब बाद में उन्हें पता चल जाता है तो उन्हें बिडिंग के पैसे भी हारने पड़ते हैं और ये तलवार भी नहीं लेकर जाते। जुनजी कहता है तो मुझे लगता है कि मैं इसी तलवार को यहाँ पर ढूंढ रहा था, ये काफी ज्यादा स्पेशल हो सकती है। तो ऑक्शन वाला मास्टर उन लोगों से कहता है तो हम लोग यहाँ
पर डबल फैंटेसिस वर्ड को एक्शन करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसकी बिडिंग को स्टार्ट करेंगे। कि बिडिंग 5 लाख सोल स्टोन से स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग यहाँ पर 10,000 सोल स्टोन के हिसाब से इसमें इजाफा कर सकते हो। 10,000 से कम तुम लोग बिडिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसे जिया कहती है। तो फाइनली यहाँ पर आ ही गई। अब मैं यहाँ पर इसके लिए बिडिंग करने वाली हूँ। जैसे वो बिडिंग स्टार्ट करने लगती है, वक्त दूसरी तरफ से जेसन चैंग और उसके साथ मास्टर किंग कॉन्ग होता है। तो वो दोनों कहते हैं हम लोग यहाँ पर इसके लिए 5 लाख और 50,000 देने को तैयार है। जेसन जब वहाँ पर 5,50,000 की बिडिंग करता है, तो उसके साथ किंग कॉन्ग होता है। उसे कहता है ब्रदर ये तुमने क्या किया, ये तो डबल फैंटेसिस वर्ड है और तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम इसका क्या करोगे, तुम इसको क्यों खरीदने वाले हो? मुझे लगता है कि 5,50,000 इसके लिए बिडिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरह की तलवार तो तुम्हें बाजार में वैसे भी मिल जाएगी। अगर तुम वहाँ से जाकर इसको डायरेक्टली ऑफर करके खरीद सकते हो, यहाँ पर ऑक्शन में इतनी महंगी इसको खरीदने की क्या जरूरत है? तो जेसन उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं इस तलवार को अपने लिए क्यों खरीदूंगा, जबकि इसकी तलवार के ऊपर साफ साफ लिखा है कि ये तलवार डबल फैंटेसी तलवारबाजों के लिए है, यानी कि जिनके पास डबल स्पिरिट मार्शल स्पिरिट हो। तुम्हें पता है ना किंग शान की जो बहन है जिसका नाम वूलिंग है, वो इस तरह की तलवारबाज है, उसके पास भी डबल फैंटेसी तलवारबाजी की मार्शल स्पिरिट है। मैं ये वाली तलवारों का सेट उसको दे देता हूँ, तो वो इस तलवारबाजी के सेट के साथ कंपैटिबल है। वो इसे लेकर बहुत ज्यादा खुश होगी। क्या पता है कि खुश होने के बाद वो मेरे से बहुत ज्यादा खुश हो जाए और मेरे साथ बाहर जाने को तैयार हो जाए। मेरी नजर में उस लड़की को मनाने के लिए 5,50,000 स्टोन तो कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर डबल फैंटेसी स्वर्ड को खरीदना चाहता हूँ। उसी तरफ से प्रिंसेस 10,000 के हिसाब से इसकी बिडिंग को आगे बढ़ाती है। वो कहती है 5,60,000 स्पिरिट स्टोन। किंग कॉन्ग अपने ब्रो से कहता है ब्रो ये तो प्रिंसेस जिया भी इसी तलवार को चाहती है, उसने बिडिंग को आगे बढ़ाया, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसेस जिया और जेसन चैंग दोनों एक दूसरे को गुस्से के साथ घूर कर देखते हैं। जेसन चैंग यहाँ पर 5,70,000 की बिडिंग करता है, डायरेक्टली 6 लाख पर पहुंच जाती है। इसके बाद 6,10,000, 6,20,000, 6,50,000। बाकी के सभी देखने वाले कहते हैं इन दोनों में तो आपस में यहाँ पर फाइट शुरू हो गई है। एक तरफ से प्रिंसेस जिया है, एक तरफ से प्रिंसेस जिया है जिसके पास डबल कल्टीवेशन सोल है, जिसके साथ ही वो डबल फैंटेसी स्वर्ड को यूज कर पाएगी, इसलिए जो तलवार का जोड़ा उसे अपने लिए चाहिए होगा। जबकि दूसरी तरफ से जेसन चैंग है, पता नहीं वो किसके लिए इस तलवार को चाहता है, लेकिन वो भी यहाँ पर बिडिंग को आगे बढ़ाता जा रहा है। पता नहीं अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन इस तलवार के सेट को जीत पाएगा। जेसन चैंग हमारी प्रिंसेस जिया से कहता है हाँ मुझे पता है कि ये वाली डबल फैंटेसी स्वर्ड ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन स्पीड के साथ ये कंपैटिबल है, लेकिन मैं भी किसी ऐसे को जानता हूँ जिसके लिए ये दोनों तलवारें बिल्कुल ठीक रहेंगी। मैं ये सेट उसको देना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे ये खरीदने दो। चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, चाहे तुम बिडिंग को कितनी ही क्यों ना बढ़ा लो, यहाँ पर ये तलवार तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही खरीदने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराने वाला, फिर चाहे मुझे यहाँ पर इसके लिए 1 मिलियन ही क्यों ना देने पड़े, मैं इसके लिए 1 मिलियन भी देने को तैयार हूँ, फिर भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इसको खरीद कर रहूंगा। उसी तरह से प्रिंसेस जिया भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। माना जुंजी कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर इसके लिए बिडिंग करता हूँ, मैं इसके लिए 1 मिलियन देने को तैयार हूँ। जैसे माना जुंजी वहाँ पर बिडिंग को 1 मिलियन पर ले जाता है, सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जेसन चैंग का भी मुंह बन जाता है, किसने यहाँ पर 1 मिलियन की बिडिंग कर दी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक तलवार के लिए जो कि आम बाजार में हमें 1 लाख में मिल जाएगी। सभी देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का कौन है यहाँ पर 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बैटिंग कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ डबल फैंटेसी स्वर्ड के लिए जो कि इतनी महंगी भी नहीं है। ऐसे कहता है तो वही लड़का है जो कि प्रिंसेस के साथ देखा गया था, ये प्रिंसेस के साथ पार्टी में आया था, कि ये वही लड़का है जिसने उस दिन स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा था। लगता है कि ये काफी ज्यादा अमीर है, किसी बड़ी फैमिली का बड़ा लड़का होगा। तो प्रिंसेस जिया भी हैरान होती है और माना जुंजी से कहती है मिस्टर लू तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम वाकई में इस तलवार को हासिल करना चाहते हो जिसके लिए तुमने इतनी ज्यादा बिडिंग कर दी है, तुम्हारे लिए ये तलवार किस काम की है? तुम्हारा जुंजी यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक अंदाज में उसे कहता है नहीं मुझे ये तलवार मेरे लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखा कि तुम किस तरह इस तलवार को पसंद कर रही हो, इस तलवार को हासिल करने के लिए तुम जेसन के साथ फाइट कर रही हो, इस वजह से मैं यहाँ पर ये तलवार तुम्हारे लिए खरीदना चाहता हूँ क्योंकि ये तलवार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। तो ये बात सुनते ही प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही शर्माते हुए कहती है क्या वाकई में ये तलवार तुम मेरे लिए खरीदना चाहते हो? फिर साथ ही वो अपने आप को संभालते हुए कहती है नहीं नहीं ये तलवार तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम मेरे लिए ये तलवार कैसे खरीद सकते हो, यहाँ पैसे का जाया हो जाएगा। 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन सिर्फ और सिर्फ डबल फैंटेसी स्वर्ड के लिए ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहती कि तुम इतने ज्यादा पैसा खर्च करके सिर्फ और सिर्फ एक तलवार मेरे लिए हासिल करो। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारे स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा था और उसके बाद से मैं तुम्हारी केयर में हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ कंपनसेट कर रहा हूँ और ऊपर से मैंने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया था। मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता लेकिन उसके बदले में ये तलवारों का सेट तुम्हें दे सकता हूँ, तुम प्रिंसेस हो, इस तलवार को मेरे दिल की तरह समझो, अगर तुमने इसको रिफ्यूज किया तो मेरा दिल टूट जाएगा, इसलिए प्लीज इस तलवार को एक्सेप्ट कर लो। प्रिंसेस ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है क्या वाकई में ये तलवार तुम मेरे लिए खरीद रहे हो, तुम इस तलवार को अपना दिल समझकर मुझे दे रहे हो तो फिर तो मैं इसे जरूर लूंगी। जेसन दूर खड़ा उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है ये बंदा है कौन, हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरे सामने कम्पीट करने की, इसे लगता है कि ये मेरे साथ बिड कर सकता है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इज्जत की आ चुकी है तो अब यहाँ पर जेसन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो बिडिंग को आगे बढ़ाता है और 1.1 मिलियन का कहता है तो वहाँ पर 1.1 मिलियन की बिडिंग कर देता है, तो हमारा शुंजी डायरेक्टली 2 मिलियन की बिडिंग कर देता है। वहाँ सुनते ही जेसन चैंग को और भी ज्यादा तड़का लगता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
है। बाकी के सभी लोग भी उसके गुस्से को महसूस कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो चुकी है। जल्दी से भागता हुआ हमारे जुंजी के पास जाता है और उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है कि मैं कौन हूँ और तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बिडिंग करने की? जुंजी उसे कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि प्रिंसेस जिया भी यहीं पर खड़ी है? तुम प्रिंसेस जिया के सामने मेरा कॉलर कैसे पकड़ सकते हो? तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ रिस्पेक्टफुल वे के साथ बात करनी चाहिए। हम लोग इस वक्त ऑक्शन में है और जहाँ पर जो भी ज्यादा बिड करेगा वही आइटम को लेकर जाएगा। यहाँ के रूल्स तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो जेसन जैंग चलाकर उसे कहता है तुम्हें बताएं कि ये डबल फैंटेसी स्वॉर्ड कहाँ से आई है? ये हमारी वेंजियन सेक्टर के रॉयल पैलेस से यहाँ पर आई है। हमारे रॉयल पैलेस के अंदर जो खजाना रखा हुआ है वहाँ से इन आइटम्स को यहाँ पर लाकर ऑक्शन किया जाता है। तो इसका मतलब यह कि हमारे वेंजियन सेक्टर का इन आइटम्स के ऊपर ज्यादा हक है। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको खरीदना चाहता हूँ। ये वाली आइटम 60,000 क्रिस्टल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से तुम यहाँ पर इसके लिए 2 मिलियन देने को तैयार हो गए हो। लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। इतनी ज्यादा महंगी कोई तलवार क्यों खरीदेगा? चुंजी उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर कोई चीज देना चाहते हो। चुंजी उसे कहता है जैसा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इस तलवार को खरीदना चाहते हो तो तुम यहाँ पर इसके लिए बिडिंग कर रहे हो। मैं यहाँ पर अपनी प्रिंसेस को ये देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 मिलियन भी दे सकता हूँ। 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन तो कुछ भी नहीं है। मेरी प्रिंसेस को तलवार लेने के बाद उसके चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए। तो ये बात सुनने के बाद जेसन भी गुस्सा होता है। आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं आ रहा था कि आगे से वो उसे क्या जवाब दे। किंग कॉन्ग भी उसे कहता है ब्रो तुम्हें पता है ना कि ये लाइट स्वॉर्ड इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, इसलिए प्लीज इसकी बातों में मत आना। यहीं पर बिडिंग को खत्म करो, हमें ये तलवार नहीं चाहिए। जेसन पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस बार तो मैं तुम्हें ये वाली तलवार लेने दे रहा हूँ लेकिन अगली बार मेरे रास्ते में मत आना। और जेसन वापस अपनी सीट के ऊपर चला जाता है और उसके बाद तलवार डबल फैंटेसी स्वॉर्ड हमारे जुंजी के नाम कर दी जाती है। तो प्रिंसेस इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है तो फाइनली ये तलवार मुझे मिल चुकी है। तो उसके बाद वो ऑक्शन वाला एल्डर उनसे कहता है तो हम लोग यहाँ पर आगे की एक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट आइटम एक सेलेस्टियल जेड होता है। तो वो उनसे कहता है इसको सेलेस्टियल जेड कहा जाता है या फिर आपको इसको जेड ब्रेसलेट भी कह सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव ऑब्जेक्ट है। अब इस ब्रेसलेट को यूज कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट इतना ज्यादा पावरफुल है, एक बार आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो इस्तेमाल करने के बाद आप मास्टर जिनजैंग लेवल के किसी भी एक्सपर्ट का सामना कर सकते हैं। आपके पास उससे बचकर निकलने के चांसेस होंगे क्योंकि ये ब्रेसलेट आपको वहाँ पर डिफेंस प्रोवाइड करेगा। हम लोग इस सेलेस्टियल जेड ब्रेसलेट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5 लाख स्पिरिट स्टोन रखने वाले हैं और यहाँ पर बिडिंग 1000 स्पिरिट स्टोन के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तुम सभी लोग यहाँ पर बिडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ ही वहाँ पर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई 51,000 कहता है तो कोई 55,000 कहता है। इसके साथ ही वहाँ पर 57,000 स्पिरिट स्टोन तक ये कीमत पहुंच जाती है। किंग कॉन्ग जेसन से कहता है ब्रदर जेसन क्या तुम्हें पता है कि सेलेस्टियल जेड के अंदर ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी है? मुझे लगता है कि तुम्हें इस आइटम को खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर तुम इस आइटम को खरीद कर सिस्टर किंग जंग को दे देते हो तो इससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तुम उसके लिए डबल फैंटेसी स्वॉर्ड तो नहीं खरीद पाए, इसको खरीद लो। जेसन कहता है क्या वाकई मुझे इतनी ज्यादा अच्छी है? चलो फिर ठीक है मैं इसके लिए बिडिंग करता हूँ। इसके साथ ही वो 5,50,000 स्पिरिट स्टोन्स कहता है। ये सभी लोग कहते हैं तो लगता है कि हमें यहाँ पर गिव अप करना होगा क्योंकि इसने यहाँ पर दोबारा से बिडिंग कर दी है। जेसन यहाँ पर बिडिंग करता है तो कोई भी यहाँ पर दूसरा बिडिंग नहीं कर सकता क्योंकि सभी को पता है कि वो उनको आइटम्स खरीदने नहीं देगा। एल्डर कहते हैं तो तुम में से कोई और यहाँ पर बिड करना चाहता है? अगर कोई और है तो जल्दी से यहाँ पर बिडिंग को स्टार्ट करो। तो जैसे वो वहाँ पर 3 कहने लगता है मारा शुंजी कहता है मैं यहाँ पर 1 मिलियन की बिडिंग करता हूँ इस जेड ब्रेसलेट के लिए। तो मारा शुंजी फिर से यहाँ पर बिडिंग को रेज कर देता है। ये सुनते ही जेसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सभी लोग कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ पर ब्रेसलेट जेड के लिए 1 मिलियन देने को तैयार हो गया है। तो लगता है ये जानबूझकर यहाँ पर कर रहा है ताकि ये जेसन चैंग को यहाँ पर नीचा दिखा सके। या तो ये वाकई में किसी बहुत ही पावरफुल और रॉयल फैमिली से आया है जिसकी वजह से इसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जेसन को गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वो जुंजी से कहता है लड़की अब तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्या चाहते हो? हमारा जुंजी कहता है मैं तो यहाँ पर इस ब्रेसलेट को हासिल करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर बिडिंग कर रहा हूँ। एक बिडिंग कंपटीशन में मैं यहाँ पर बिड करूंगा। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास से ये चीज वापस नहीं ले सकता? अब देखो जरा मैं कैसे यहाँ पर इस चीज को तुम्हारे हाथ से छीन लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 117 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 118 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ऑक्शन में एक जेड ब्रेसलेट आता है जिसकी कीमत 5 लाख से स्टार्ट होती है। जुंजी उसके लिए 1 मिलियन की बिडिंग कर देता है जबकि जेसन चैंग को वो चाहिए होता है। इस बात से जेसन चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जेसन चैंग यहाँ पर दोबारा से बिडिंग को आगे बढ़ाना स्टार्ट करता है। तो वो इस एपिसोड की शुरुआत में 1 मिलियन और 10,000 की बिडिंग को आगे बढ़ाता है। पर जुंजी से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा गरीब निकले, तुमने इस बिडिंग को सिर्फ 10,000 पॉइंट से आगे बढ़ाया, तो मैं यहाँ पर इसके लिए पूरे 1 मिलियन और 5 लाख देने को तैयार हूँ। प्रिंसेस जिया भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है। से कहती है कहीं तुम वाकई में पागल तो नहीं हो गए? पहले तुमने उस डबल फैंटेसी स्वॉर्ड के लिए 2 मिलियन दिए और अब तुम यहाँ पर 0.5 मिलियन देने को तैयार हो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेसलेट जेड के लिए। पता कि ये सिर्फ एक जेड ब्रेसलेट है, इसके लिए इतनी ज्यादा कीमत देना मुनासिब नहीं रहेगा, हम लोग मार्केट से जाकर इसको खरीद सकते हैं। तुम्हारा जुंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। अगर मैंने यहाँ पर बिडिंग को स्टार्ट किया है तो फिर मैं इसको खरीद भी सकता हूँ, मैं इसको खरीद लूंगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। जुंजी साथ ही जेसन से कहता है अगर मास्टर जेसन यहाँ पर पीछे हटना चाहते हैं तो पीछे हट सकते हैं। अगर उनके लिए लगता है कि
इनकी कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है और वो इतनी कीमत नहीं दे सकते। जेसन भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने हार मानने वाला हूँ? मैं सभी लोगों के सामने अब पीछे तो नहीं हट सकता। मैं यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस के लिए कह रहा था कि प्रिंसेस की वजह से मैंने पहले भी डबल फैंटेसी स्वर्ड तुम्हें लेने दी कि तुम प्रिंसेस के लिए स्वर्ड को ले लो। इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा क्योंकि तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे निशाना बना रहे हो। तो ये वाला जेट ब्रेसलेट तो मेरा ही होगा। इसी के साथ ही वो 1.6 मिलियन की बिडिंग करता है। जैसे वो 1.6 मिलियन की बिडिंग करता है तो हमारा शुंजी डायरेक्टली 2 मिलियन की स्पिरिट स्टोन्स की बिडिंग कर देता है। बस सुनने के बाद जेसन सोच रहा होता है ये लड़का तो यहाँ पर सभी लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ मुझे निशाना बना रहा है। जिस आइटम को मैं खरीदना चाहता हूँ उसी आइटम को ये खरीदने के लिए बिड कर देता है और इसे अच्छी तरह से पता होगा जहाँ पर मैं बिडिंग करता हूँ वहाँ पर बाकी के सभी लोगों को बिडिंग करने का अधिकार नहीं होता। जेसन चैंग यहाँ पर 2.1 मिलियन की बिडिंग करता है तो शुंजी सीधा सीधा 3 मिलियन की बिडिंग कर देता है। देखने के बाद वो और भी गुस्सा होता है। जेसन चैंग यहाँ पर 3.1 मिलियन की बिडिंग करता है और साथ ही वो सोच रहा था जरा रुको ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पास तो जो रिसोर्सेज थे जितने ज्यादा ट्रेजर्स को बेचा था उन सारे ट्रेजर्स को बेचने के बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन ही बचते हैं और सिर्फ कुछ ना कुछ मिलाकर 3.1 मिलियन स्टोन बना ही लूंगा। लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा मैं हायर बिडिंग नहीं कर सकता। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे जिससे मेरी और भी ज्यादा इंसल्ट करेगी। तो अब मुझे यहाँ पर लड़के को फंसाना होगा क्योंकि ये ब्रेसलेट तो इतना ज्यादा महंगा है नहीं। लड़का अगर इससे ज्यादा बिड करता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली आइटम इस लड़के को मिल जाएगी और इसे इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आसानी से निकल जाऊंगा और मेरी इंसल्ट भी नहीं होगी। इतने पैसे के साथ तो मैं किंग लेवल की 3 आइटम्स को खरीद सकता हूँ। शुंजी उसकी बात सुनने के बाद ताली बजाते हुए कहता है यंग मास्टर जेसन तुम तो वाकई में बहुत ही बहादुर हो। तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बिडिंग की। मेरे पास और ज्यादा बजट नहीं बचा। मैं 3.1 मिलियन से ज्यादा नहीं दे सकता। मेरा इतना ही लिमिट था। इसका मतलब यह है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। तुमने इस जेट ब्रेसलेट को 3.1 मिलियन में खरीद लिया है कि तुमने यहाँ पर गिव अप नहीं किया। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा तोहफा देना चाहते हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर गिव अप करता हूँ। ठीक है तुम इसको ले सकते हो। ये बात सुनते ही जेसन की तो वाट लग जाती है। जेसन चलाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कमीने कहीं के तुमने जानबूझकर किया है। यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने यहाँ पर जानबूझकर रेट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। तो एल्डर उन लोगों से कहते हैं तुम लोग यहाँ पर ऑक्शन करने के लिए आए हो तो सिर्फ और सिर्फ बिडिंग के जरिए एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हो। एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। ना एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ सकते हो वरना मैं तुम लोगों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जेसन उसे कहता है एल्डर क्या आपने यहाँ पर ये सब कुछ नहीं देखा? क्या आपने नोटिस नहीं किया कि इस लड़के ने मुझे धोखा दिया? इस लड़के ने जानबूझकर प्राइस को यहाँ पर इतना ज्यादा हाई कर दिया। शुंजी कहता है मैं यहाँ पर कैसे धोखा दे सकता हूँ? ऑक्शन का मकसद क्या था? यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ बिड करें। बिड करके हम एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन थे। मैं 3 मिलियन तक ही बिड कर सकता था। इससे ज्यादा मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स है ही नहीं। तो इससे ज्यादा बिड करके मैं अपने आप को इंसल्टेड क्यों करवाऊंगा जब मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर गिव अप करने का फैसला किया है। क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है? दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर ये नहीं कहा था कि मेरे साथ तुम भी बिड करके प्राइस को आगे बढ़ाते। जब जानबूझकर तुमने प्राइस को आगे बढ़ाया इसका मतलब ये था कि तुम्हें ये ब्रेसलेट जेट चाहिए था। तुम्हें यहाँ पर 3.1 मिलियन देकर इस ब्रेसलेट जेट को लेना पड़ेगा। ये बात सुनते ही जेसन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। हमारे शुंजी के ऊपर एक स्लैश लगा देता है। वो स्लैश काफी पावरफुल होती है लेकिन उसी वक्त एल्डर बीच में आ जाते हैं और स्लैश को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं लिसन मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। ये ऑक्शन हॉल तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुमने दोबारा यहाँ पर लड़के के ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो बिडिंग से फाइट करो। जेसन पीछे की तरफ मुड़ जाता है। शुंजी से कहता है लड़के तुम इस बार तो काफी ज्यादा लकी हो लेकिन अगली बार तुम नहीं बच पाओगे। एल्डर भी हमारे शुंजी की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा बहादुर और एम्बिशियस लगता है। लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में एक बहुत ही महान मास्टर बन सकता है। अगर ये किसी तरह से मेरे पवेलियन को ज्वाइन कर लेता है यानी कि वेंजियन सेक्टर को ज्वाइन कर लेता है तो इससे हमारे वेंजियन सेक्टर को फ्यूचर का एक बहुत ही पावरफुल वेपन मिल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस तरह के एक टैलेंटेड लड़के ने यहाँ पर जेसन चैंग को गुस्सा दिला दिया है क्योंकि जेसन चैंग को गुस्सा दिलाने का मतलब ये है कि जान नहीं बचेगी क्योंकि बाहर जाने के बाद भी जेसन चैंग इसको नहीं छोड़ेगा। ऊपर से रही बात यहाँ के ट्रायल्स को पास करने की तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़का ट्रायल्स को पास कर पाएगा। वहाँ पर भी जेसन इसके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा। अगर उन लोगों से कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपनी ऑक्शन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे शुंजी से कहती है मिस्टर लू मुझे ये बताओ कि क्या तुमने जेसन के साथ खेल लिया जितना खेलना था? हमारे शुंजी कहता है तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? उसे कहती है क्या तुमने देखा नहीं जेसन बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो इतने ज्यादा गुस्से में है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि सारी पब्लिक के सामने जब उसकी इंसल्ट हुई है तो वो इसका बदला लेने के लिए तुम्हारे पर अटैक जरूर करेगा। इसलिए बाहर जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हमारा शुंजी से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ से एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे प्लान तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। अभी मेरा प्लान यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और इस बंदे को तो मैं यहाँ पर जरूर मार डालूंगा। इसके बाद वो लोग कहते हैं चलो ठीक है फिर अगली आइटम को ले आओ। तो वहाँ पर काफी सारे लोग एक बड़े से ताबूत को उठाकर लाते हैं। एक बड़े से बॉक्स को उठाकर लाते हैं। उस बॉक्स के अंदर वो बड़ी भारी तलवार रखी होती है। अभी देखने वाले कहते हैं अब यहाँ पर क्या लाया जा रहा है? लगता है काफी भारी है। तो हमारा शुंजी कहता है ये तो वही तलवार है जो मुझे चाहिए थी। ऑक्शन वाला एल्डर उन लोगों से कहता है तो ये एक ब्लैक स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहा जाता है कि ये एक मिस्टीरियस राम से यहाँ पर आई है। ये एक बहुत ही आम सी तलवार है लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा है कि कोई आम इंसान इसको उठा नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा कि 6 लोग इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। तुम में से कोई भी
यहाँ पर इसकी पावर को कंट्रोल कर लेता है तो बड़ी आसानी से पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। हम लोग इसके लिए यहाँ पर बेस प्राइस को सेट करने वाले हैं, तो इसकी बेस प्राइस 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स है। अगर आपको इसकी बिडिंग को रेज करना है तो आपको 1 लाख के हिसाब से बिडिंग को रेज करना होगा। देखने वाले कहते हैं ये इस कचरे के लिए प्राइस तो बहुत ज्यादा है, इतनी भारी तलवार के लिए इतनी ज्यादा प्राइस कौन देगा, क्योंकि इस तलवार को उठा पाना बहुत सा मुश्किल है। इस तलवार को यहाँ पर खरीदेगा कौन? सन चैंग उन सभी लोगों से बताता है कि ये वाली तलवार ऑक्शन में मैंने रखी है, तो ये तलवार मुझे एक्सीडेंटली मिली थी। ये एक बहुत ही पावरफुल तलवार है, तो ये मिस्टीरियस नाम से आई है, तो इसके अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स हो सकती हैं। हमने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने इसको अनलॉक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, और हम लोग इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहे, हम लोग इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही पावरफुल मेटल के साथ बनाई गई है, इसके अंदर कोई ना कोई मेटल छुपा हो सकता है। अब लोग इसको खरीद लेते हैं और उसके बाद आपको इसके अंदर छुपा हुआ सीक्रेट मिल जाता है, तो इस सीक्रेट की मदद से आप एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज बन सकते हैं, साथ आप वेंजियंस सेक्टर के एक एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। सुनने वालों में से कुछ तो उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं, जबकि जो लोग पहले तलवार के बारे में जानते हैं वो कह रहे होते हैं ये तो बस यहाँ पर ब्लफ कर रहा है, ये तलवार इतनी भी खास नहीं जितनी ये इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। जेसन कहता है क्या तुम लोग अभी भी इसी बारे में सोच रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि अगर तुम इसके सीक्रेट्स के बारे में जान लेते हो तो ये तलवार तुम्हारा बहुत ही पावरफुल वेपन साबित होगी, जल्दी से यहाँ पर बिडिंग को स्टार्ट करो। सुनने वाले कहते हैं लेकिन ये तो है तो सिर्फ एक गैम्बल ही, क्या पता इसके अंदर से कुछ निकलता है या नहीं, इसके बारे में पक्का पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि वाकई में इस डार्क स्वॉर्ड के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट है या नहीं। जुंजी यहाँ पर बिडिंग को स्टार्ट करता है, वो कहता है मैं इसके लिए 1.1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देने को तैयार हूँ, मुझे ये तलवार चाहिए। तो जेसन इस बात से बहुत सा गुस्सा होता है। किंग कॉन्ग कहता है ब्रो ये फिर से यहाँ पर बिडिंग कर रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारी दी हुई तलवार को खरीदने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जेसन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है यहाँ पर कोई भी इस तलवार को खरीदना चाहता है तो मैं उसको डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। वैसे कोई भी अगर इस तलवार को खरीदने के लिए यहाँ पर बिडिंग करेगा तो मैं इस लड़के को ये तलवार नहीं दूंगा, तुम्हें तलवार दे दूंगा। तो वो सभी लोग कहते हैं तो इस तलवार को नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम तो इस भारी तलवार को उठा भी नहीं सकते, फिर हम लोग इसको क्यों खरीदेंगे। उन सभी लोग उसे कहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए 1.1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बिडिंग की गई है, तो आप में से कौन यहाँ पर बिड करेगा? अगर कोई बिड नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर 3 बार इसको कहकर लॉक करने वाला हूँ। जेसन चैंग किंग कॉन्ग से कहता है किंग कॉन्ग चलो जल्दी से इसकी प्राइस को बढ़ा दो, अगर हम इसकी प्राइस को बढ़ा देंगे तो जुंजी को ज्यादा प्राइस देना पड़ेगी। किंग कॉन्ग कहता है मैं इस तलवार की प्राइस को यहाँ पर रेज कर रहा हूँ, मैं 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स कहता हूँ। गुस्से के साथ उसे कहते हैं बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस ऑक्शन को फॉरबिड करता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने पहले से इस आइटम की जो वैल्यू है इसको सेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 मिलियन सेट की हुई थी। तुम लोग यहाँ पर इसको और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि तुम लोगों ने इस तलवार को यहाँ पर ऑक्शन में रखा है। क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर चुपचाप वहाँ पर बैठे रहो। दोनों बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, चुप करके वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ पर 1.1 मिलियन 1 और 2 फिर इसके साथ ही वो 2 3 कहते हैं, तो इसके साथ वो तलवार हमारे जुंजी की हो जाती है। कहते हैं तो हमने ये वाली ब्लैक स्वर्ड जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पर और किसी ने खरीदी नहीं, ये वाली तलवार इस लड़के ने 1.1 मिलियन में खरीद ली है। सीन में वीआईपी रूम का दिखाया जाता है, हमारा जुंजी अपनी ब्लैक स्वर्ड को लेकर वीआईपी रूम में चला जाता है। वीआईपी रूम में जाने के बाद हमारा जुंजी उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करता है और उसको चेक करता है। जुंजी कहता है तो मैं यहाँ पर एक स्पेशल अरेंजमेंट को यूज करते हुए इसको अनकवर करने वाला हूँ कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसके अंदर कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है। वो उसके ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको चेक करता है, तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर इस तलवार के अंदर कुछ स्पेशल है। वो तलवार उसकी फॉर्मेशन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। जी कहता है ये तो वाकई में एक पिच ब्लैक स्वर्ड है। प्रिंसेस कहती है अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम इस तलवार के बारे में पहले से जानते हो? वो आगे बढ़ाकर उसको टच करने लगे। जुंजी कहता है इसको टच मत करना, अगर तुमने इसको टच किया तो तुम्हारी उंगलियां यहाँ पर इरोड हो जाएंगी, तो इसको ऐसे टच नहीं कर सकती। यहाँ पर मैं जुंजी इस बारे में बताता है, वो कहता है मेरी पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा लकी था कि मुझे एक कैटलॉग वाली बुक मिली थी, एक कैटलॉग की बुक जो यहाँ की नहीं थी, एक दूसरी राम की थी, जिसके अंदर बहुत सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स और बहुत सारी तलवारों के बारे में लिखा हुआ था जो किंग लेवल के वेपन्स हैं, स्पेशल वेपन्स हैं। कहता है वहाँ पर मैंने एक तलवार के बारे में देखा था, वो तलवार की शेप बिल्कुल सेम इसी की तरह थी, वो भी बिल्कुल पिच ब्लैक स्वर्ड थी, इसके पास भी वो तलवार होती वो इनविंसिबल बन जाता। ये कहता है ये तो एक एंशिएंट स्टार वेपन है, अगर मैं इसको कंट्रोल करना सीख जाता हूँ तो इसके लिए 1.1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वेपन तो खरीदना चाहिए तो हमें ये खरीद भी नहीं सकते, हमारे इतना ज्यादा पैसा चाहिए इस तरह के एक पावरफुल वेपन को खरीदने के लिए। अगर जेसन चैंग को इस बारे में पता चल जाए कि ये तलवार इतनी ज्यादा स्पेशल है और उसने इतनी सस्ती बेच दी है तो उस बेचारे को तो यहाँ पर खून की उल्टियां होंगी और उसके बाद वो खुद ही मर जाएगा। ऑक्शन खत्म होने के बाद हमारा जुंजी जब ऑक्शन हॉल से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते वो सामने देखता है जेसन चैंग अपने लोगों के साथ वहाँ पर खड़ा होता है, इसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 118 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 119 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी उसके हाथ में एक पिच ब्लैक स्वर्ड लगी है जो कि एक एंशिएंट स्वर्ड है, बहुत ही पावरफुल वेपन है। फिर हमारा जुंजी उस वेपन को अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है तो उसके लिए बाकी के सभी लोगों को हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उस वेपन की मदद से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हमारा जुंजी अपने पिच ब्लैक वेपन को लेकर जब ऑक्शन हॉल से बाहर निकलता है तो बाहर वो देखकर हैरान होता है। जेसन चैंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहले से मौजूद होता है, वो सभी लोग इसका रास्ता रोकने वाले हैं। तो जेसन चैंग हमारे जुंजी को देखकर कहता है तुम इस जिंदगी में पहले इंसान हो
जिसने मुझे इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया है। सभी लोगों के सामने तुमने अंदर ऑक्शन हॉल में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। तो अब यहाँ पर मुझे इस बात का बदला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने मेरी इंसल्ट नहीं की। तो अब यहाँ पर तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है, तो मुझे ये बताओ कि अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। मैंने तुम्हारी इंसल्ट करनी थी, वो मैंने तुम्हारी इंसल्ट कर दी। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर कर देखते हैं। उसी वक्त एल्डर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एल्डर उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग इस बारे में भूल चुके हो कि वेंजियान सेक्टर का एक रूल है। अब यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट होने वाला हूँ। ट्रायल देने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए होते हैं वो सभी लोग आपस में यहाँ पर पहले फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करोगे, तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से एक वेंजियान सेक्टर के मास्टर का बेटा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने रूल्स को बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। और रूल्स यही कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर प्री फाइट करते हो तो तुम दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वेंजियान सेक्टर के मास्टर के बेटे, तुम्हें यहाँ पर से वेंजियान सेक्टर से 3 महीने के लिए बैन किया जाएगा और तुम वेंजियान सेक्टर में वापस नहीं आ पाओगे। बातें सुनने के बाद जेसन कहता है, ये एल्डर तो फिर से बीच में आकर टांग अड़ा रहा है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को नहीं मार पाऊंगा। वो हमारे जुंजी से कहता है, तुम्हारा नाम मुझे याद रहेगा, तुम्हारा नाम लू जून है। मैं इस नाम को याद रखूंगा और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा एग्जाम वाले दिन। जब यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं, उस दिन ट्रायल्स में मैं भी हिस्सा लेने वाला हूँ। जब तुम वहाँ पर आओगे तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना ही मत। और वो वहाँ से पीछे चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा जुंजी एल्डर से कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर दोबारा मेरी हेल्प की है। एल्डर उसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, तुम इस एग्जाम को मत लेना, कि तुम इन ट्रायल टेस्ट में हिस्सा मत लो, यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जेसन चैंग के साथ पंगा लेना ऐसा ही है जैसे कि अपनी मौत को दावत देना। चैंग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वो इस ट्रायल में जरूर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएगा। एल्डर भी उसे मशवरा देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रिंसेस और जुंजी वहाँ पर होते हैं। तो प्रिंसेस उसे कहती है, ब्रदर लुनजू जुन, तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो जुंजी कहता है, मैं यहाँ पर अपने इनिशियल प्लान को ही फॉलो करने वाला हूँ। जो प्लान मैं यहाँ पर बनाकर आया था, मैं उसी प्लान को फॉलो करूंगा। इस तरह के छोटे मोटे मसले तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। तो मेरे प्लान की यहाँ पर शुरुआत हुई है, मैं अभी यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो मेरा प्लान फेल होगा। इस सीन में रात के वक्त किंग कॉन्ग का दिखाया जाता है। किंग अपने अपने मेंशन में बैठा होता है। किंग फैमिली का जो यंग मास्टर होता है अपने रूम में बैठा होता है, जो जेसन का दोस्त भी है। तो वो अपने एक नौकर से कह रहा होता है, हम लोगों ने जो स्पेशल डिवाइस के लिए ऑर्डर किया था, क्या वो रेडी हो चुकी है। ये लोग यहाँ पर एक स्पेशल डिवाइस बनाने वाले हैं जो कि रेडार की तरह काम करेगी। किंग फैमिली और साथ में चैंग फैमिली, उन दोनों के जितने भी डिसाइपल्स इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं, उन सभी की लोकेशन को इन लोगों को दिखाएगी। एक दूसरे की लोकेशन को ये लोग इस डिवाइस के ऊपर देख सकेंगे। नौकर से कहता है, जी सर, जो कि आपने कहा था वो तैयार हो चुका है, हमने डिवाइस बना ली और सभी लोगों को दे भी दी है। तो एक डिवाइस उसे भी दी जाती है। वो उस डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, इस जेट डिवाइस की मदद से लोग वहाँ पर एक दूसरे की पोजीशंस को देख पाएंगे। और जब हम लोग एक दूसरे की पोजीशंस को देख पाएंगे तो हमें पता होगा कि हमारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं। ट्रायल्स के लिए जब वहाँ पर एंटर होते हैं तो हमारी लोकेशन को चेंज कर दिया जाता है। हम लोग अलग अलग लोकेशन के ऊपर जाकर लैंडिंग करते हैं। इतना ज्यादा हम लोग एक दूसरे को ढूंढकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, हमारे लिए वहाँ पर पोजीशंस को हासिल करना आसान हो जाएगा। साथ ही वो अपने बाकी के साथियों से कहता है, ये वाला एग्जाम बहुत ज्यादा स्पेशल है, इस एग्जाम में तुम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते। तुम लोगों ने यहाँ पर कोई भी बड़ी गलती की तो फिर तुम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये बात मेरी याद रखना। और वो से कहता है, ठीक है सर। जैसे वहाँ से बाहर निकलता है उसी वक्त उस छत के ऊपर कुछ महसूस होता है कि छत के ऊपर कोई है। वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, कौन है यहाँ पर। जैसे अपनी तलवार निकालता है उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है। वो लड़का वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। बाकी के दोनों गार्ड्स भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि किंग कॉन्ग जो के अंदर बैठा होता है वो भी बहुत सा घबरा जाता है और कहता है, अब यहाँ पर रात के वक्त कौन आ गया है, लगता है कि कोई यहाँ पर असैसिनेशन अटेम्प्ट करने के लिए आया है। बाहर जो दोनों गार्ड्स होते हैं, हमारा जुंजी उन दोनों गार्ड्स को भी मार देता है और दोनों को मारने के बाद वो दरवाजे से अंदर आता है। किंग कॉन्ग से देखकर और भी घबरा जाता है और कहता है, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आ रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम यहाँ पर हमारी किन फैमिली के मैच में बिना परमिशन के घुस आए हो, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मेरी किन फैमिली वाले तुमसे इस बात का बदला लेंगे। जुंजी से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। इस बात से वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, तुम कौन हो। जैसे हमारा जुंजी उसके करीब पहुंचता है तो उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, तो तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वसना शुरू कर देता है और कहता है, तुमसे डरने की क्या जरूरत, तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि तुम अर्थ स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर हो, जबकि मैं ह्यूमन स्पिरिट राम में हूँ। इसी के साथ उसका हौसला बढ़ जाता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, देखो मैं यहाँ पर कैसे तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम तो यहाँ पर अपनी मौत के लेने के लिए यहाँ पर खुद ही चले आए हो, यानी मरने के लिए चले आए हो। तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो टेंटिकल्स के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा जुंजी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। वो जल्दी से जंप करते हुए उसे वहाँ से पहले से बाहर ले आता है। ना नीचे लोग वहाँ से बाहर निकले हैं, यहाँ पे छत के ऊपर खड़े हैं। तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जुंजी अपनी भारी तलवार को निकालता है, यानी पिच ब्लैक स्वर्ड को बाहर निकालता है। ये देखने के बाद तो आगे से वो और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। किंग कॉन्ग से कहता है, बेवकूफ कहीं, अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे तो यहाँ पर अपने रियल वेपन को लेकर आते, तुम यहाँ पर इस पिच ब्लैक स्वर्ड को क्यों उठाकर ले आए हो, तो इतनी ज्यादा भारी है तो तुम इसको ठीक से उठा भी नहीं पाओगे। मरने से पहले मेरी इस बात को याद रखना कि अगले जन्म में कभी भी किसी को मारने के लिए जाओ तो वहाँ पर किसी अच्छी तलवार को लेकर जाना, ना कि इस तरह के किसी कचरे को लेकर जाना। हमारा जुंजी अपनी हुडी को उतारता है और उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं पहले भी अर्थ स्पिरिट राम में था तब भी मैं ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स को मार चुका हूँ, तुम तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो। ऊपर से तुम तो ह्यूमन स्पिरिट राम के सिर्फ 1st
फर्स्ट लेवल पर हो, मैंने तो जिनचैंग लेवल के मास्टर्स को भी मार दिया। हमारा जुंजी जब अपनी तलवार को ऊपर उठाता है तो जेसन को भी महसूस होता है, उसकी एनर्जी महसूस करके कहता है कि तलवार के अंदर से तो काफी सारा अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा है। पहले इसकी तलवार के अंदर इस तरह का ऑरा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे अपनी काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा आता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन हमारे जुंजी से ज्यादा है। इसी वजह से वो अपनी तलवार निकालता और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुमने इस तलवार को शायद यूज करना सीख लिया है, तुम इस तलवार को उठा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तलवार के साथ तुम मुझे मार भी सकते हो। तुम्हारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो उसके ऊपर काफी सारे स्लैशेस लगाता है, जबकि हमारा जुंजी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को सामने की तरफ करते हुए उसकी एनर्जी स्लैशेस को ऑब्जर्व कर लेता है, साथ ही अपनी एनर्जी के घेरे के अंदर से बाहर निकलता है। किंग कॉन्ग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, तो किन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जुंजी की तलवार तो किसी भी चीज को छूकर उसको एरोड कर सकती है। बस इसकी तलवार तो है ही बहुत ही वीक सी और पतली सी तलवार, तो उसको तोड़ना तो आम सी बात थी। जुंजी उसकी तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे किंग कॉन्ग जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और अपने आप को उसकी स्लैश से बचा लेता है और कहता है क्या वाकई में इस तलवार की यही रियल पावर है? इस तलवार की पावर तो हमारे पैट्रियार्च भी नहीं जांच पाए, हमारी जो फैमिलियन के पैट्रियार्च और साथ में जितने भी एक्सपर्ट मास्टर्स हैं वो सभी लोग भी इस तलवार की रियल पावर्स को अनलीश नहीं कर पाए। इसी वजह से हम लोग समझते रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा है, यानी कि बिल्कुल बेकार तलवार है। तो किंग कॉन्ग से कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, तुम्हें इस तलवार के सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता चल गया है, तुम हो कौन, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? जुंजी उसे कहता है चलो ठीक है, एक मरने वाले इंसान से यहाँ पर सच्चाई छुपा कर क्या फायदा, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें याद ही होगा कि किसी ने जेसन का बाजू काट दिया था। अगर तुम्हें मैं ये कहूँ कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने जेसन का बाजू काटा था, उसके बाद उसका फादर मुझसे बदला लेने के लिए क्लाउड डायनेस्टी में गए थे और उन लोगों को लगा कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। लेकिन ये बात सुनने के बाद और भी घबरा जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो लड़के नहीं हो सकते जिसने जेसन का बाजू काटा था, क्योंकि जेसन ने मुझे आकर बताया था कि उसने और तुम्हारे फादर ने मिलकर उसके स्पिरिचुअल सी को बर्बाद कर दिया था और वो मौत की कगार पर था। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारी कल्टीवेशन है और तुम यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़े हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो लड़के हो ही नहीं सकते। फिर साथ ही वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा झगड़ा तो जेसन के साथ है, मेरा तो तुम्हारे साथ कोई झगड़ा है ही नहीं। पास एक मैप निकालता है और कहता है पास एक मैप है, मुझे ये भी पता है कि जेसन इस वक्त कहाँ पर तुम्हें मिलेगा, इस मैप को फॉलो करो और तुम उस जगह के ऊपर जाकर जेसन से अपना बदला ले सकते हो। हम दोनों तो आपस में असली के फ्रेंड भी नहीं है, हम लोग तो सिर्फ फैमिली की तरफ से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी उसके हाथ से वो मैप ले लेता है तो उस मैप के ऊपर एक रेड कलर का मार्क होता है। वो उसे कहता है ये जहाँ पर रेड कलर का मार्क लगा हुआ है यहाँ पर जेसन चैंग तुम्हें मिलेगा, तो वक्त इसी जगह पर होगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है ये लड़का इसे मैं बेवकूफ बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस लड़के को एक बार उस जगह के ऊपर ले जाया जाए जहाँ पर रेड मार्क लगा हुआ है। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसे बड़ी आसानी से वहाँ पर मार डालेंगे, उसके बाद इसकी तलवार मेरी हो जाएगी। तो किन को लगता है शायद जुंजी ने उसकी ऑफर को मान लिया है। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम इस मैप को देखो, ये मैप मिल चुका है, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं जहाँ से जा रहा हूँ। पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि हमारा जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर ब्लैक एनर्जी से एक स्लैश लगाता है जो कि सीधी उसकी पेट के ऊपर जाकर लगती है और वहीं पर जख्मी होकर गिर जाता है। साथ ही किंग वहाँ पर मर जाता है। जुंजी कहता है तो जहाँ पर मुझे अपनी पिच ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में एक और बात पता चली है कि ये एनर्जी अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकती है। इतना ही नहीं, एनर्जी अटैक्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती बल्कि ये साउंड को भी यहाँ पर मिनिमाइज कर देती है। कि जब मैंने इस लड़के के ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगाई है तो मरते वक्त इसकी चीख निकलनी चाहिए थी, लेकिन चीख नहीं निकली, वे सिर्फ इस तलवार की वजह से है क्योंकि ये साउंड प्रूफ है। इसका मतलब ये है कि मैं एक बहुत ही अच्छा असैसिन बन सकता हूँ, किसी को भी यहाँ पर खामोशी से मार सकता हूँ। अरे जुंजी को उसके पास से वो स्पेशल डिवाइस भी मिलती है। वो आगे बढ़ता जाकर उस डिवाइस को उठाता और कहता है ये तो एक बहुत ही स्पेशल जे डिवाइस है, लगता है ये लोग यहाँ पर रिडार की तरह से यूज करने वाले हैं, ट्रायल्स में ये लोग एक दूसरे की लोकेशन को देख सकेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्लान था, अब ये मेरे पास है तो इसका मतलब ये है कि मैं उन सभी की लोकेशन को देख पाऊंगा। तो जुंजी किन को मारने के बाद वहाँ से वापस की तरफ मुड़ आता है। तो वहाँ से वापस आने के बाद हमारा जुंजी अपने सामसरा मिरर के अंदर होता है, अपने रिइनकार्नेशन स्टोन की स्पेशल स्पेस के अंदर बैठा होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है। जुंजी कहता है इस तलवार को यूज करने में मैंने अपनी ही बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट कर दिया, इस तलवार को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जैसे जैसे ये एक्टिवेट हो रही है मेरे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है। तो वाकई में एक लेजेंडरी ट्रेजर होने के लायक है, ये ना सिर्फ बहुत सारी लाइट एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकती है बल्कि ये साउंड को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इसको यूज करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा लेवल काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से मैं इसकी फुल पावर को अनलीश नहीं कर सकता। लेकिन एक बात अच्छी है कि जैसे जैसे मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ता जाएगा मैं उतना ज्यादा इसको अच्छे से यूज कर पाऊंगा। तो हमारा जुंजी कहता है अब जबकि अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुए, कुछ दिन के बाद ट्रायल यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर पहले अपने आप को शांत करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को एक और ब्रेक थ्रू करवा लेना चाहिए, एक और लेवल अप कर लेना चाहिए। इस बार ट्रायल काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, वहाँ पर बहुत सारे जीनियस आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 119 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 120 के साथ हाजिर हूँ। तो 120 के एपिसोड की शुरुआत में हमारे जुंजी को दिखाते हैं जो कि रात के वक्त बाहर जा रहा होता है। प्रिंसेस उसे जाता हुआ देख लेती है। वो उसे कहती है, मिस्टर लूजन तुम इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो, वो भी इतनी रात के वक्त। तो जुंजी प्रिंसेस को देखता है और उसे कहता है, मैंने अभी अभी अपनी तलवारबाजी को थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर बनाया है। अपनी स्पीच ब्लैक स्वर्ड को मैंने थोड़ा सा मास्टर किया है। तो मैं सोच रहा था कि बाहर जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आता हूँ। मुझे ये बताओ कि आधी रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मुझे क्यों ढूंढ रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। प्रिंसेस उसे कहती है, नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आज दिन को जो कुछ भी हुआ था इसी वजह से मैं तुम्हें चेक करने के लिए आई थी। कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हो। तुमने चैंग को ऑफेंड किया है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मैं तुम्हें अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि किसी वक्त भी चैंग के लोग यहाँ पर आ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। तुम्हारा जुंजी आगे से हंसते हुए से कहता है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मेरे साथ कुछ भी बुरा करेंगे। एग्जाम के बाद ही वो लोग मेरे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। साथ ही जुंजी सोच रहा होता है क्योंकि मैंने किंग कॉन्ग को भी मार दिया है। तो किंग कॉन्ग क्योंकि एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर था, उसके मरने की वजह से यहाँ पर बहुत ही शोर शराबा होने वाला है। कि मुझे लगता है कि मुझे पैलेस में छुपकर ही रहना चाहिए जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते, वरना मैं किसी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। मिसेस भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, तुम अभी भी इस एग्जाम में हिस्सा लेना चाहते हो। उस एल्डर ने भी तुम्हें कहा था कि तुम्हें एग्जाम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सेटअप एग्जाम है, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर जा रहे हो। तुम्हें पता है ना कि जेसन चैंग भी वहाँ पर एग्जाम में हिस्सा ले रहा है। जुंजी उसे कहता है, मेरा मकसद यहाँ पर आकर इन ट्रायल्स में हिस्सा लेना था और मैं यहाँ पर आकर इस ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इतनी आसानी से गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्रिंसेस कहती है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। जुंजी कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो छोटे मोटे लोग तो मुझे बिल्कुल भी डरा धमका नहीं सकते क्योंकि जेसन चैंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को कैसे बढ़ाना है। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद शर्माते हुए साथ ही गुस्सा भी हो जाती है और पीछे मुड़ जाती है और कहती है, ठीक है जो मर्जी करो, तुम तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। साथ ही आगे जाकर वो रुक जाती है और उसे कहती है, लूजुन क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। जुंजी से कहता है, हाँ पूछो ना, तुम्हें मुझसे क्या सवाल पूछना है, मैं तुम्हें उसके सवाल का जवाब दूंगा। प्रिंसेस शर्माते हुए उसे कहती है, उस दिन जब तुमने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा था, तुमने सभी लोगों के सामने स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दिया। स्वर्ड स्टाइले को तोड़ने के बाद जब मैंने तुम्हें बताया कि मैंने वादा किया था कि उस बंदे से शादी करनी है जो स्वर्ड स्टाइले को तोड़ेगा, तुमने वहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था। क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी खूबसूरत दिखाई नहीं देती? क्या तुम्हें वाकई मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? जुंजी कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर क्या तुम मुझसे वादा करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? जुंजी कहता है, प्लीज मुझे माफ करना पर मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मेरे पास एक बहुत ही प्यारी वाइफ है। बात सुनने के बाद प्रिंसेस कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब तुम अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि तुम अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहते। जुंजी कहता है, तो फिर ठीक है, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद हमारा जुंजी अपने रूम में आ जाता है और अपने रूम में आने के बाद वो ल्यूजियांग की गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ता है और काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है, ल्यूजियांग मैं तुम्हें बचाने के लिए एक ना एक दिन जरूर आऊंगा। अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त अखबारों में खबरें छप जाती हैं कि जेसन चैंग का दोस्त किन फैमिली का यंग मास्टर किन मर चुका है, किंग कॉन्ग मर चुका है। ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी को ये बात पता चल जाती है। वजह से मास्टर किन यामू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके अलावा जेसन के डैड वेंचियन पवेलियन के मास्टर उन लोगों ने तकरीबन अपने 1000 डिसाइपल्स को पूरे के पूरे सिटी में फैला दिया है ताकि वो लोग उस बंदे को ढूंढ सकें जिसने किंग कॉन्ग की जान ली है। वो असैसिन को ढूंढना चाहते हैं। पूरे सिटी की नाकाबंदी कर दी गई है। कोई भी बिना जांच पड़ताल के वहाँ से बाहर नहीं जा सकता, ना ही अंदर आ सकता है। ये अपने रूम में बैठा होता है नाश्ता करने के लिए। प्रिंसेस भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है, क्या तुमने बड़ी खबर को सुना है? तुमने सुना कि किंग यामू का बेटा किंग कॉन्ग मारा गया है जो कि जेसन चैंग का बहुत ही अच्छा दोस्त था। पिछली नाइट किसी ने उसे तलवार के साथ वार करके मार दिया, वो भी उसके घर में घुसकर। जुंजी से कहता है, मुझे ये बात सुनने के बाद ज्यादा हैरानी नहीं हो रही कि उस बंदे के बहुत सारे दुश्मन थे। तुमने देखा ही था, कल पार्टी में भी उसने एक बंदे की जान ले ली थी। इस तरह उसके बहुत सारे दुश्मन है, कोई भी कभी भी उसके ऊपर आकर अटैक करके उसे मार सकता था। प्रिंसेस उसे कहती है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर जिसने भी उसे मारा है उसने एक हीरो वाला काम किया है। मुझे वो बंदा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है जिसने भी उसकी जान ली है। ये प्रिंसेस तो उस बंदे के एक्शन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई है। आज का दिन वो ट्रायल्स का भी होने वाला है क्योंकि यहीं पर वो ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारे बच्चे जो कि आसपास की डायनेस्टी से इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, वो सारे के सारे बड़े ग्राउंड में जाकर जमा हो जाते हैं। जुंजी प्रिंसेस के साथ वहाँ पर आता और कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। प्रिंसेस उसे कहती है, हाँ इस बार यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तुम्हें पता है ना कि इस बार के जो ट्रायल्स हैं बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। हर 100 साल के बाद यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी वेव निकलती है। एनर्जी वेव का फायदा उठाने के लिए सभी डिसाइपल्स यहाँ पर आ चुके हैं ताकि ये अपनी किस्मत आजमा सके। तो उसी वक्त वहाँ पर जेसन चैंग की भी एंट्री हो जाती है। जेसन चैंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर जबरदस्त लैंडिंग करता है और उनसे कहता है, तो लड़के तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से भाग चुके होगे, लेकिन तुम तो सच्ची में यहाँ पर आ गए हो। तो हमारा जुंजी जेसन चैंग को घूर कर देखता है। जेसन चैंग उसे घूर कर देखता है। जेसन चैंग उसे कहता है, बस यहाँ पर ट्रायल्स के शुरू होने की देर है। एक बार ट्रायल्स शुरू हो जाए उसके बाद देखना मैं कैसे यहाँ पर तुम्हें ट्रीट करने वाला हूँ। इन ट्रायल्स के बाद तुम जिंदा वापस नहीं आओगे। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और अंदर से एल्डर्स बाहर आना स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पर 2 एल्डर्स होते हैं। एक
एल्डर वही होते हैं जो कि एक्शन पवेलियन में थे और दूसरे एल्डर सन चैंग के फादर होते हैं। तो ये दोनों अंदर से बाहर निकलते हैं। वो लोग कहते हैं, एक तो मास्टर ची जाओ है और उसके साथ दूसरे एल्डर हैं, एल्डर कियांग जियान है। एल्डर कियांग उन लोगों से कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अपने ट्रायल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी बच्चे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को जरूर शो करवाओगे कि तुम लोग क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर इनाम के बारे में बता देता हूँ। अगर तुम में से कोई भी डिसाइपल यहाँ पर इस ट्रायल एग्जाम को पास करने में कामयाब हो जाता है तो हम लोग अपने वैंजियान सेक्टर का तुम्हें डिसाइपल बना लेंगे। मैं एक और बात भी बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होंगे कि इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 सीक्रेट प्लेसेस हैं इस पूल के अंदर। स्वर पूल के अंदर सिर्फ 10 सीक्रेट प्लेसेस हैं। तुम में से 10 बच्चे जो वहाँ पर एंटर हो जाएंगे सिर्फ वही टेस्ट को पास कर सकते हैं। सभी लोगों का कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इस खतरे के बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि वहाँ पर अंदर जाने के बाद क्या है। मुझे यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर अंदर जाने के बाद बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। जैसे यहाँ पर ट्रायल को स्टार्ट करने की बात करने लगते हैं उसी वक्त एल्डर कियांग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो एल्डर किन वहाँ पर आते हैं। मास्टर कियांग से कहते हैं, एल्डर किन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एल्डर किन उसे कहता है, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, मैं भी तो वेंजियान सेक्टर का ही एक एल्डर हूँ। तभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, ये कियांग यहाँ पर क्यों आ गया है। तो बताया गया था यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेफरीज होने वाले हैं। तीसरे रेफरी के यहाँ पर आने के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा चेंज हो जाती है। यहाँ पर वैसे भी चैंग फैमिली और किन फैमिली इन्हीं के बहुत ज्यादा डिसाइपल्स हैं। उन लोगों ने पहले समय में धमकी दी थी कि हमें यहाँ पर ट्रायल्स में अपना बेस्ट नहीं देना। एल्डर कियांग उसे कहते हैं, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि जो बंदा यहाँ पर रेफरी नहीं बन सकता, जो इन बच्चों को मॉनिटर नहीं कर सकता, उस एल्डर को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ, हमारे मास्टर की परमिशन के बिना तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो एल्डर कियांग उसे कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं भी वेंजियान सेक्टर का ही एक एल्डर हूँ, इसके साथ साथ मैं किन फैमिली का मास्टर भी हूँ, जो कि यहाँ की दूसरी बड़ी फैमिली है। मैं यहाँ पर एक रेफरी बनकर नहीं आया, बल्कि मैं किन फैमिली का हेड बनकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे ये बताओ कि इस बात से तुम्हें क्या मसला है, क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है। वक्त मास्टर चीजाओ चैंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मास्टर कियांग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके यहाँ पर आने के बारे में मैंने पहले ही अपने पवेलियन मास्टर को बता दिया हुआ है कि ये भी यहाँ पर आज आने वाले हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर एग्जाम में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेंगे। ये साइड के ऊपर बैठकर सिर्फ एग्जाम को नोटिस करेंगे, क्योंकि इनकी फैमिली के काफी सारे डिसाइपल इस बार एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं। मास्टर कियांग कहते हैं, लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हो, चलो फिर ठीक है, इस बात को मान लेते हैं, ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकते हो। मास्टर कियांग उसे कहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इस ट्रायल का ऑफिशियल रेफरी हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें यहाँ पर अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा। तुम यहाँ पर किसी बच्चे को डरा नहीं सकते, ना ही उसे कुछ एडवाइस कर सकते हो। तो वहाँ पर साइड के ऊपर बैठ जाओ जहाँ पर बाकी के सभी लोग बैठे हैं, चुपचाप यहाँ पर सबको होता हुआ देखो। तुम्हारा चुंजी उनके डिसाइपल्स की तरफ देख रहा होता है, उनके डिसाइपल्स की तरफ देखते हुए कहता है, तो इनके पास मेन 2 ही डिसाइपल्स थे जो कि ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट थे। एक तो चैंग था और दूसरा इसका किन था। इन साथ ही हमारे चुंजी को वहाँ पर और भी पावर्स महसूस होती है। चुंजी कहता है, ये क्या, यहाँ पर तो और भी हैं। वहाँ पर पावर्स को सर्च करता है तो उसे महसूस होता है कि उन सभी बच्चों के बीच बीच में कहीं कहीं पर ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स भी हैं। देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पावर जैंग गैंग की है, ये कौन जैंग गैंग की पावर को कंट्रोल कर रहा है। आज यहाँ पर जेसन अपने साथ 2 चैंग फैमिली के डिसाइपल्स को लेकर आया था। वो तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो दोनों ही स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो स्पिरिट राम के 8th लेवल पर था। साथ ही हमारा जुंजी उन सारे डिसाइपल्स को स्कैन करता है और उसे पता चलता है, वो कहता है, एक के अलावा यहाँ पर 5 और का ऑरा महसूस हो रहा है, जहाँ पर 5 और ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि ह्यूमन स्पिरिट राम में हैं। कैसे हो सकता है, ये लोग अपने साथ ह्यूमन स्पिरिट्स के एक्सपर्ट्स को कैसे लेकर आ सकते हैं। हमारे जुंजी को ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। जुंजी कहता है, अचानक से ये लोग कहाँ से आ गए हैं, क्योंकि पहले तो मुझे इनका ऑरा यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। ये लोग यहाँ पर सामने भी नहीं आ रहे, बल्कि दूसरे लोगों के पीछे छुपे हुए हैं। ये सभी लोग इन दूसरों के साथ ब्लेंड इन होने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से मुझे लगता है कि ये लोग अपनी कल्टीवेशन को भी सप्रेस कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इनकी पावर्स महसूस हो रही है। तो जुंजी को समझ आ जाती है। जुंजी कहता है, मतलब यह है कि ये लोग हेल्प करने के लिए अपने कुछ एल्डर्स को उनकी पावर्स कुछ लो करवा कर यहाँ पर लेकर आए हैं। वो अंदर जाने के बाद जब हम ट्रायल्स के लिए अंदर जाएंगे दूसरी राम में, तो वहाँ पर इनके जो एल्डर्स हैं अपनी पावर लेवल्स को कम किया हुआ है, वो अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सके उन्हें सीक्रेट प्लेसेस में भेजने के लिए। इन दोनों की मिली भगत है। एल्डर चीजाओ चैंग और उसके साथ एल्डर कियामो दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये सब कुछ किया है। दोनों अपने साथ अपनी फैमिली के एल्डर्स को उनकी पावर्स को लो करवा के यहाँ पर लेकर आए हैं। ऊपर से इन लोगों ने पहले से बाकी के सारे डिसाइपल्स को धमकी दे रखी थी कि कोई भी डिसाइपल यहाँ पर अपना बेस्ट ना दे, क्योंकि ये वाले टेस्ट के 10 पार्ट्स हैं वो सारी की सारी चैंग और किन फैमिली को ही मिलने वाली हैं। अगर कोई भी उनके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो ये एल्डर जो कि ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स हैं, ये उन बच्चों को आसानी से मार सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को पास करवा सकते हैं। ये ह्यूमन राम के एक्सपर्ट्स के इन सारे स्टूडेंट्स के साथ होने की वजह से इनका रास्ता तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। इनके लिए इस टेस्ट को पास करना बहुत आसान हो जाएगा। जुंजी उन दोनों बूढ़े खूसट की तरफ देखता और कहता है, ये दोनों बूढ़े खूसट तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार हैं, लोमड़ी से भी ज्यादा तेज हैं। उन्हें यहाँ पर पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है बाकी के सभी के चांस को रुइन करने का। यहाँ पर आसपास की डायनेस्टीज के बहुत सारे डिसाइपल्स आए हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी ये मौका नहीं मिलेगा।
बल्कि वो सारे के सारे बच्चे इस ट्रायल गेम में जाने के बाद वहाँ पर मारे जाएंगे। जी कहता है लगता है कि इनके पीछे वेंचियन पवेलियन का मास्टर है, क्योंकि वेंचियन पवेलियन के पैट्रियार्च के सपोर्ट के बिना ये लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुलेआम यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हैं। पैट्रियार्च इनके साथ मिला हुआ है, यहाँ पे ये लोग पैट्रियार्च को यहाँ पर धोखा दे रहे हैं। पैट्रियार्च को बेचारे को पता भी नहीं होगा, ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर बम्बू बचता है और उन सभी बच्चों से कहा जाता है तो सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाओ, तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 120 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंजी दूसरी राउंड में जाएगा, अपने टेस्ट को स्टार्ट करेगा और वहाँ पर क्या होगा जो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।